नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो 804 पेपर की मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास आपकी सब्जेक्ट का नाम है। MPDLED मुख्य परीक्षा 2026 प्रथम वर्ष की। तो यहाँ पे A to Z महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की बात करेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे वो यहीं से बनेंगे इसी क्लास से। इसमें हमने सब तरह के क्वेश्चन को डाल रखा है जो आज की क्लास से बन सकते हैं आज के 804 पेपर में। तो आपको इस क्लास को फुल वॉच कर लेना है। सबसे पहले तो आपके इसमें टोटल 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 9 क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चनों के आंसर आपको यहीं से मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्लास हम अलग से करा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव वाली आप देख लेना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी बनेंगे आपके उस क्लास से रिलेटेड बनेंगे, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने वाले मिलेंगे आपके 2-2, 3-3, 4-4 नंबर के, वो आज ही क्लास से इससे मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, मैराथन को अच्छे से 1 बार 2 बार देख लेना आप। तो क्लास को लाइक करें जिन स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया अभी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक आप सभी स्टूडेंट को एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। जो भी बच्चा नोट्स परचेज करना चाहता है, अच्छा स्कोर करना चाहता है, तो वो ये नंबर नोट कर सकता है हमारा 72 40 28 72 81। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करेगा और नोट्स परचेज कर लेगा वो। ठीक है, थोड़े से पैसे खर्च करेगा और नोट्स खरीद लेगा, तो वो अच्छा स्कोर कर पाएगा, अच्छी तैयारी कर पाएगा आगे के पेपरों की। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें बंटी क्लास यूट्यूब चैनल को, और सभी जगह शेयर और लाइक करना है। ठीक है, लाइक करें सभी स्टूडेंट लाइक। बस आपका एक लाइक और एक आपकी कमेंट और लाइक आपको करनी है। बाकी हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट मैराथन क्लासेस लाते रहेंगे ताकि आप सभी स्टूडेंट के जो है कि पेपर सही जाएँ। ठीक है, तो लाइक करें, बस आपसे एक लाइक और एक कमेंट और शेयर। ठीक है, अपने सेंटर पर भी बताते रहना हमारे चैनल के बारे में ताकि और बच्चे भी इसे देख पाए मैराथन क्लासेस वगैरह को। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा विकास के अंतर्गत बालक शिष्टाचार के कौन कौन से शब्द सीखता है। भाषा विकास के अंतर्गत आपको बताना है कि जो बच्चा भाषा का विकास करता है, यानी बच्चे के अंदर जो भाषा का विकास होता है उसके अंतर्गत बालक होता है, जो बच्चा होता है, शिष्टाचार के कौन कौन से शब्द सीखता है, तो उनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, बच्चे के विकास के। तो यहाँ पे देखेंगे भाषा विकास के अंतर्गत जब बच्चे का यानी भाषा का विकास होता है तो उसके अंतर्गत बालक होता है वो निम्नलिखित शिष्टाचार शब्द सीखता है। तो बहुत सारे शब्द सीखता है वो, कोई गिनती नहीं होती है। तो यहाँ पे कौन कौन शब्द हैं, जो मेन शब्द है वो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे धन्यवाद या शुक्रिया। काफ़ी बच्चे धन्यवाद या शुक्रिया बोलते हैं, जैसे किसी की मदद पर आधारित व्यक्त करना होता है। ठीक है, आभार व्यक्त करना होता है, किसी की मदद पर आभार व्यक्त करना होता है धन्यवाद बोलकर या शुक्रिया बोलकर। ठीक है, जैसे आपने किसी की हेल्प की तो आपको कौन किया, आप जब किसी की हेल्प करते हैं तो सामने वाला आपको धन्यवाद या शुक्रिया बोल सकता है, यानी आपका आभार व्यक्त करता है। ठीक है, उसके बाद नमस्ते और नमस्कार ऐसे शिष्टाचार शब्द सीखते हैं, यानी कि अभिवादन करना। आप किसी अपने बड़े से या अपने से छोटे से नमस्ते कर रहे हैं, अपने से बड़े से नमस्कार कर रहे हैं, तो आप उसका अभिवादन कर रहे हैं। ठीक है, कृपया, प्लीज़, ये विनम्रता से मांगने वाली चीज़ें, यानी आपको कोई चीज़ लेनी है तो आप उनसे मांग सकते हैं, कृपया मुझे ये चीज़ दे दीजिए, कृपया मुझे पेन दीजिए, प्लीज़ पेन मुझे दे दीजिए, मेरा पेन ख़राब हो गया। तो विनम्रता से मांगना है, आप कुछ भी मांग सकते हैं। जैसे माफ़ करना या क्षमा करना, यानी गलती पर खेद व्यक्त करना, यानी आपसे कोई गलती हो गई तो आप सामने वाले से माफ़ी मांग रहे हैं। आइए बैठिए आदर से बुलाना, यानी आपके पास में कोई आ रहा है, आपके घर में कोई आ रहा है तो आप उसका सम्मान पूर्वक आदर से उसे बुला रहे हैं कि आइए बैठिए। शुभ प्रभात या शुभ रात्रि, समय अनुसार अभिवादन करना, यानी सुबह यानी कि शुभ प्रभात, और शाम को यानी कि सोते समय शुभ रात्रि। जी हाँ, जी नहीं, ये आदर पूर्वक उत्तर देना। तो ये शब्द हैं जो बच्चा सीखता है, भाषा विकास के अंतर्गत आते हैं। ये मेन शब्द हैं। ये शब्द बच्चे को सामाजिक व्यवहार और भाषा दोनों सिखाते हैं। आप इनको एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे। ये सारे नोट्स हैं वो नोट्स में मिल जाएंगे आपको, तभी तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप नोट्स परचेज कर लें। आप देख सकते हैं MPDLED ऑल सब्जेक्ट नोट्स लेने के लिए आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा है। तो नोट्स परचेज कर लो, अभी आपके और एग्ज़ाम होंगे, आप उनमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नोट्स ज़रूर परचेज कर लें। तो यहाँ पे आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें, समझ में आएगा कि भाषा विकास के अंतर्गत बालक शिष्टाचार के कौन कौन से शब्द सीखता है वो आपको लिखने। तो आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, और आगे की जो लाइनें इन शब्दों के आगे आप ऐसे लिख सकते हैं कि क्यों प्रयोग होते हैं, ये शब्द किस लिए होते हैं, तो आप इन्हें थोड़ा और आसानी से लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी हम करा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके बनेंगे। काफ़ी क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे आपको पेपर में, काफ़ी इनसे रिलेटेड भी मिलेंगे। ठीक है, तो देखो और कहो विधि क्या है, देखो और कहो विधि क्या है इसके बारे में आपको बताएं। तो देखो और कहो विधि
पढ़ने की एक विधि है। देखो और कहो विधि क्या है? एक पढ़ने की एक विधि है, लुक एंड से मेथड। ठीक है, लुक एंड से मेथड। तो यहाँ पे देखते हैं, बच्चे को पहले चित्र या वस्तु दिखाई जाती है। इस विधि में क्या होता है? बच्चे को पहले चित्र या वस्तु, कोई भी वस्तु दिखाई जाती है, फिर उससे संबंधित शब्द या वाक्य बोलने को कहा जाता है। बच्चा देखकर पहचानता है और फिर बोलता है। जैसे यहाँ पे देखें, शिक्षक गाय का चित्र दिखाता है, बच्चा कहता है कि ये गाय है। ऐसे आप देख सकते हैं, ये कहा है और उसके बाद ये गाय है। विशेषता इसकी देखेंगे, देखो और कहो विधि की विशेषता, यानी कि देखो और कहो से स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षक क्या है, बच्चों को दिखा रहा है कि ये चित्र एप्पल का चित्र यानी कि सेब का चित्र है, तो बच्चा कहेगा ये सेब है, चित्र दिखाएगा शिक्षक, और बच्चा क्या कहेगा, स्टूडेंट क्या कहेगा कि ये सेब है। ठीक है, तो ये कौन सी विधि हो जाएगी आपकी? देखो और कहो, यानी कि देख कर कहना है। ठीक है, क्लियर? बहुत ही सरल और आसान भाषा में हमने ये आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन आंसर। विशेषता इस विधि की देखेंगे, यह विधि छोटे बच्चों के लिए उपयोगी होती है। जी हाँ, छोटे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होती है ये विधि। इसमें रटने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बच्चा देखता है और कहता है सीधा। चित्र देखकर भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है इसमें, और पढ़ने और बोलने का एक साथ विकास होता है। इसमें क्या होता है? पढ़ने और बोलने का एक साथ विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, श्रवण कौशल विकसित करने की कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो श्रवण कौशल विकसित करने के आपको कोई 2 उद्देश्य लिखने हैं। तो श्रवण कौशल विकसित करने के यहाँ पे उद्देश्य देखेंगे। तो श्रवण कौशल विकसित करने के 2 प्रमुख उद्देश्य यहाँ पे हमने लिखे हुए। पहला उद्देश्य है कि बच्चे में ध्यान से सुनने की आदत विकसित करना, ताकि वह दूसरों की बात सही तरह से समझ सके और उचित प्रतिक्रिया दे सके, पहला उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य हो जाएगा आपका बच्चे की भाषा समझने की क्षमता बढ़ाना, ताकि वह कहानी, कविता, निर्देश आदि सुनकर उनका क्या करे, अर्थ ग्रहण कर सके। ठीक है, तो आप ये 2 उद्देश्य लिख सकते हो, और भी कई सारे उद्देश्य आप लिख सकते हैं, जो आप पे आए वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गद्य शिक्षण का महत्व लिखिए। गद्य शिक्षण का महत्व लिखिए। तो गद्य शिक्षण के प्रमुख महत्व यहाँ पे निम्नलिखित तरीके से लिखे गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, गद्य शिक्षण का महत्व देखेंगे, भाषा ज्ञान, यानी गद्य से बच्चों का व्याकरण, वाक्य रचना और नए शब्दों का क्या होता है, ज्ञान होता है। पठन कौशल, यानी कि बच्चे में पढ़ने की क्षमता विकसित होती है। और तीसरा आपका विचार शक्ति, यानी कि गद्य पढ़ने से बच्चे की सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। और व्यवहारिक भाषा, यानी कि गद्य की भाषा रोज़मर्रा की भाषा के करीब होती है, जिससे बच्चा उससे क्या होता है, जल्दी समझता है, उसे क्या करता है, जल्दी समझता है। उसके बाद यहाँ पे देखें लेखन कौशल। लेखन कौशल यानी कि गद्य पढ़ने से बच्चे के लेखन में क्या आता है, सुधार आता है। गद्य पढ़ने से बच्चे के लेखन में क्या आता है, सुधार आता है। उसके बाद सांस्कृतिक ज्ञान, यानी गद्य के माध्यम से बच्चे को समाज और सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा ही लिखें सेम टू सेम, इनसे रिलेटेड लिख सकते हैं आप। ये देखो, एक शब्द का कई सारे अर्थ होते हैं, लिखने के तरीके अलग होते हैं, तो आप लिख सकते हैं। जी बस आप समझने के लिए कि इनका क्या मतलब, जैसे प्रश्न ने पूछा गद्य शिक्षण का क्या महत्व, आपको लिखना है, तो आप इनके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। बस आप क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ेंगे, आप सभी बस इतना ध्यान रखें, इनसे रिलेटेड लिखें। आपको मैं आसानी भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर आप बुक में देखेंगे तो उनका तो और ही अर्थ निकलेगा, मतलब और ही हार्ड भाषा रहेगी, वो आपको समझ नहीं आएगी। आप कहोगे सर उस बुक में ऐसे दे रखा है, लेकिन आंसर सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, लेकिन वो बुक वाली लैंग्वेज है, ये हमारी आम भाषा में लिखी गई चीज़ें। ठीक है, एक शिक्षक कितने तरीके से बच्चों को समझा सकता है, कई तरीके होते हैं शिक्षक के पास। ठीक है, कई सारी विधियां होती हैं। सरलीकरण, जितना अच्छे तरीके से शिक्षक सरलीकरण करना जानता है, बच्चों को समझाना जानता है, वो बेस्ट टीचर होता है। ठीक है, हम आपके लिए बहुत आसान भाषा में लेके आते हैं, ताकि आप अच्छे से लिख पाएँ पेपर में, क्योंकि आप सभी हिंदी मीडियम वाले ज़्यादातर आम भाषा वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बस आप लाइक करें, आपने लाइक नहीं किया है, लाइक, बस आपका एक लाइक हमें चाहिए, बस आपका एक लाइक, सभी स्टूडेंट लाइक करें, ईमानदारी से कम 1K लाइक करा दें इस पर। ठीक है, आप लोग 1000 लाइक भी नहीं करवा पाते, इतने व्यूज़ आते हैं वीडियो पर, 10,000 तो मिनिमम आ ही जाते हैं, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करवाते। तो कम से 10,000 लोगों में तो 1000 लोग तो लाइक करो यार। लाइक करने में क्या जाता है, एक कमेंट भी करो, कम से कम 100 कमेंट होनी चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं करते, ना तो कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत से आपके लिए क्लासेस लाते हैं, तो हमको बहुत टाइम लगता है क्लासेस बनाने में आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकाई पाठ्य योजना तथा दैनिक पाठ्य योजना में अंतर आपको बताना। इकाई पाठ्य योजना क्या होती है और दैनिक पाठ्य योजना क्या होती है, दोनों में आपको अंतर बताना है। तो अर्थ के आधार पर सबसे पहले अंतर देखेंगे।
तो अर्थ के आधार पर देखें तो इकाई पाठ्य योजना एक पूरे अध्याय या इकाई के लिए बनाई जाती है। जो इकाई पाठ्य योजना होती है वो किसके लिए बनाई जाती है? एक पूरे अध्याय के लिए या फिर एक इकाई के लिए बनाई जाती है। जबकि दैनिक पाठ्य योजना की बात करें तो ये केवल एक दिन के लिए या एक कालांश के लिए बनाई जाती है। ठीक है। उसके बाद समय के आधार की बात करें, यानी समय के आधार पर दोनों में अंतर देखें तो समय के आधार पर यानी इकाई पाठ्य योजना कई दिनों या हफ्तों के लिए होती है। जो इकाई पाठ्य योजना होती है वो कई दिनों या हफ्तों के लिए होती है, जबकि जो दैनिक पाठ्य योजना सिर्फ एक दिन के लिए होती है। ठीक है। विस्तार के आधार पर देखें तो इकाई पाठ्य योजना व्यापक और विस्तृत होती है, जबकि दैनिक पाठ्य योजना होती है वो संक्षिप्त और सीमित रहती है। नेक्स्ट देखें उद्देश्य के आधार पर अंतर देखेंगे दोनों में। तो उद्देश्य के आधार पर यानी इकाई पाठ्य योजना में पूरी इकाई के सामान्य उद्देश्य निर्धारित होते हैं। पूरी इकाई के सामान्य उद्देश्य निर्धारित होते हैं, जबकि दैनिक पाठ्य योजना में उस दिन के विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। ठीक है। अब निर्माण के आधार पर आप देख सकते हैं, तो निर्माण के आधार पर यानी इकाई पाठ्य योजना पहले बनाई जाती है और उसी के आधार पर दैनिक पाठ्य योजना भी बनाई जाती है। ठीक है। लचीलेपन के आधार पर देखें, लचीलेपन यानी इकाई पाठ्य योजना में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है, जबकि दैनिक पाठ्य योजना को उसी दिन निश्चित क्रम में पूरा करना होता है। ठीक है। सातवां देखें मूल्यांकन के आधार पर आप देख सकते हैं दोनों में अंतर, यानी इकाई पाठ्य योजना में कोई इकाई परीक्षण होता है। इकाई पाठ्य योजना में क्या होता है? इकाई परीक्षण होता है, जबकि दैनिक पाठ्य योजना में कच्चा कार्य और गृह कार्य से मूल्यांकन होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुआवश्यकता शिक्षण की अधिगम सामग्री के नाम लिखे। जो बहुआवश्यकता शिक्षण है उसके अधिगम सामग्री के आपको नाम लिखने हैं। तो बहुआवश्यकता शिक्षण उपयोग होने वाली अधिगम सामग्री के यहाँ पे नाम देखेंगे। तो यानी सीखने की कौन कौन सी सामग्री अधिगम यानी कि सीखना होता है, तो चित्र कार्ड यानी कि विभिन्न भाषाओं में नाम लिखे चित्र, विभिन्न भाषाओं में नाम लिखे चित्र यानी कि चित्र कार्ड में, और बहुभाषी पुस्तक यानी कि एक से अधिक भाषाओं में लिखी पुस्तकें, ऑडियो वीडियो सामग्री यानी कि अलग अलग भाषाओं के गीत या कहानियाँ। उसके बाद भाषा चार्ट सामग्री में यानी कि विभिन्न भाषाओं के वर्णमाला चार्ट, कहानी की किताबें यानी कि विभिन्न भाषाओं में सचित्र कहानियाँ यानी चित्र सहित कहानियाँ, और डिजिटल सामग्री यानी कंप्यूटर मोबाइल पर आधारित बहुभाषीय ऐप्स वगैरह, और समाचार पत्र व पत्रिका यानी कि अलग अलग भाषाओं में। ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को समझिए फिर उसका आंसर अपने आप निकल जाता है। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रभावी बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं वो आपको बताना। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री यानी जिसे देख भी सके और सुन भी सके ऐसी सामग्री को प्रभाव बनाने वाले कारक कौन कौन से होते हैं उनको आपको लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रभावी बनाने वाले जो प्रमुख कारक हैं वो नीचे लिखे गए हैं। जैसे स्पष्टता यानी कि सामग्री की आवाज़ और चित्र कैसे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। बाल रुचि यानी कि सामग्री बच्चों की रुचि और आयु के अनुसार होनी चाहिए। सरलता यानी भाषा और प्रस्तुति सरल और समझने योग्य होनी चाहिए। उसके बाद उचित समय यानी कि सामग्री का उपयोग सही समय पर और उचित अवधि तक होना चाहिए। और उसके बाद पाठ्यक्रम से जुड़ाव यानी कि सामग्री विषय वस्तु से संबंधित हो, और तकनीकी गुणवत्ता यानी कि उपकरण टीवी प्रोजेक्टर सही तरह से काम करे। शिक्षक की भूमिका यानी शिक्षक सामग्री दिखाने के बाद चर्चा करे। ठीक है। तो ये आप 7 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक को परिभाषित करते हुए भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। पाठ्य पुस्तक को परिभाषित करते हुए भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो आपको वर्णन करना है। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। तो पाठ्य पुस्तक वह पुस्तक है जो किसी विशेष कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की जाती है, शिक्षण अधिगम में मुख्य सहायक सामग्री के रूप में उपयोग होती है। ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं। अब इसकी आवश्यकता देखें। तो पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप से पढ़ाने के लिए शिक्षक और छात्र दोनों के लिए एक निश्चित आधार प्रदान करना है, परीक्षा की तैयारी में मदद करना होता है। ठीक है। महत्व देखें। इसका महत्व क्या होता है, तो क्रमबद्ध ज्ञान यानी कि विषय वस्तु क्रम से और व्यवस्थित तरीके से होती है।
और स्वाध्याय में सहायक, स्वाध्याय में सहायक यानी कि बच्चा घर पर खुद पढ़ सकता है। भाषा का आदर्श यानी कि शुद्ध और मानक भाषा का उदाहरण प्रस्तुत करती है। उसके बाद देखें शिक्षक का मार्गदर्शन यानी कि शिक्षक को पढ़ाने में दिशा मिलती है। मूल्यांकन में सहायक यानी कि प्रश्नोत्तर और अभ्यास से मूल्यांकन होता है। तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चों में पढ़ाने के कौशल विकास के लिए कौन कौन सी विधियों का उपयोग होता है, प्रयोग होता है। प्रयोग करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना है कि बच्चों में पठन कौशल विकसित करने की प्रमुख विधियाँ हैं। तो कौन कौन सी विधियाँ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पहली विधि आपकी वर्णमाला विधि हो जाएगी, यानी पहले अक्षर फिर शब्द फिर वाक्य पढ़ाना होता है वर्णमाला विधि से। ठीक है। शब्द विधि यानी कि पूरे शब्द को देखकर पहचानना और पढ़ना। वाक्य विधि यानी पूरे वाक्य से शुरू करके शब्दों और अक्षर की ओर जाना। ध्वनि विधि यानी कि अक्षरों की ध्वनि सिखाकर पढ़ाना। कहानी विधि यानी रोचक कहानियों के माध्यम से पढ़ने में रुचि जगाना। चित्र सहित पाठ यानी चित्र देखकर पाठ योजना समझना और आसान, समझ और आसान होती है। चित्र देखकर पाठ पढ़ना से क्या होता है, समझ आसान होती है। सस्वर पठन यानी कि ऊंची आवाज़ में पढ़ना यानी उच्चारण सुधरता है इससे। और मौन पठन यानी कि मन में पढ़ना, समझने की क्या होती है, शक्ति बढ़ती है इससे। ठीक है, मौन पठन से। तो आप ये लिख सकते हैं। आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझें और पढ़ें। बस आप नोट्स परचेस कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि नोट्स में आप इनको सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। नोट्स में मतलब आप अपनी अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, आपको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। तो सेल्फ स्टडी आप एक बार कर लेंगे नोट से, फिर उसके बाद आप क्लासेस देखते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लास के आपको 2-3 बार देख लेना है, चाहे आप 2 की स्पीड पे देखो चाहे 1 की स्पीड पे देखो, आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये सेल्फ स्टडी करनी होगी। तो आप नोट्स ज़रूर परचेस कर लें, थोड़े से पैसे खर्च करें। ठीक है, तो नोट्स ले लें। जो एक्चुअल में नोट्स वाली फीस थी, अब आपके जितने भी पेपर हो चुके हैं उसी हिसाब से हमने आपकी फ़ीस कम कर रखी है। तो आप कम पैसे में आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है। ठीक है, तो लाइक करें क्लास को। जिन स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया है, आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अपडेट्स के लिए। तो नेक्स्ट आपका 10वां प्रश्न कह रहा है कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के उपाय लिखिए। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के आपको उपाय लिखने। तो वर्तनी की गलतियों को यानी दूर करने के उपाय यहाँ पे लिखे हैं, गलतियाँ या अशुद्धियों को। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट कह रहा है स्रोत लेख, यानी कौन कौन सी अशुद्धियों को, यानी कि पहले एक बार क्वेश्चन समझें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के उपाय लिखने आपको। ठीक है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को। तो पहला है श्रुत लेख, यानी सुनकर लिखना। तो नियमित रूप से श्रुत लेख लिखवाएं। ठीक है, सुनकर लिखना है, नियमित रूप से लिखवाएंगे तो अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी। और सही उच्चारण, यानी कि शिक्षक सही उच्चारण करें ताकि बच्चा सही सीखे लिखेगा। यानी कि आपको सही से बोलना है। जब आप शिक्षक सही बोलेगा तभी तो बच्चा सही से सुनकर लिखेगा। अभ्यास, यानी कठिन शब्दों को बार बार लिखने का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद वर्तनी चार्ट, यानी कक्षा में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों के चार्ट लगाने चाहिए ताकि बच्चा उन्हें डेली देखता रहे और बार बार उन पर नज़र जाएगी तो बच्चा जल्दी उसको सीखेगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है, गलती सुधार, यानी कि लिखित कार्यों को, गलत शब्दों को तुरंत सुधारें और दोबारा लिखवाएं कि ये शब्द गलत हुए। उसके बाद पठन अभ्यास, यानी कि अधिक पढ़ने से वर्तनी अपने आप सुधरती है। शब्दकोश का उपयोग, यानी शब्दकोश देखकर सही वर्तनी जांचना सिखाएं। और उसके बाद खेल में सीखने, यानी कि वर्तनी आधारित खेल जैसे स्पेलिंग भी आयोजित करें। ठीक है, स्पेलिंग भी क्या करें, आयोजित करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की एक परिभाषा लिखिए। तो भाषा की आपको एक क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। ठीक है, भाषा की परिभाषा लिखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं हम सभी को। ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से समझना है। तो भाषा की एक परिभाषा जहाँ पे लिखेंगे, तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार और भावों और अनुभवों को क्या करता है, दूसरों तक पहुँचाता है। ठीक है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों और अनुभवों को दूसरे तक क्या करता है, पहुंचाता है। जैसे यहाँ पर देखें, जब हम बोलकर, लिखकर या संकेतों द्वारा अपनी बात किसी को समझाते हैं तो वह क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। जैसे अपने आपके अंदर जो विचार है आप दूसरे से बोल रहे हैं, अपने साथी से या किसी से, तो वही तो भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुभाषिकता शिक्षण के कोई 2 लाभ लिखिए।
बहुभाषिकता शिक्षण के आपको कोई 2 लाभ लिखने हैं, तो चलिए 2 लाभ देखते हैं यहाँ पे बहुभाषिकता शिक्षण के। भाषा ज्ञान में वृद्धि होती है, भाषाई ज्ञान में वृद्धि होती है। पहला लाभ ये हो जाएगा, विद्यार्थी अनेक भाषाएं सीखकर अपने ज्ञान और शब्दावली को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है। दूसरा, सांस्कृतिक समझ विकसित होती है, इससे विभिन्न भाषाओं के माध्यम से अलग अलग संस्कृतियों को जानने का अवसर मिलता है। यदि आप भाषाई की बात हो रही है, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है बहुभाषिकता, यानी कि आपको एक से ज़्यादा भाषाएं आती हों। ठीक है। बहुभाषिकता यानी आपको 2-4 भाषा आती हो, जितनी ज़्यादा भाषा आप सीखेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी शब्दावली बढ़ेगी। ठीक है। और आप अलग अलग संस्कृतियों को जानने का अवसर भी मिलेगा। आप जैसे आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी सीखते हैं, तेलुगु, तमिल, और भी जितनी भी भाषाएं आप उनको सीखते हैं तो आपको उनके बारे में पता चलेगा, संस्कृति के अवसर भी मिलेंगे। ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी के साथ अंग्रेजी और संस्कृत सीखने से विद्यार्थियों का ज्ञान अधिक बढ़ता है। ठीक है। हिंदी तो आप पे आती है, आप उसके साथ साथ अंग्रेजी भी सीख लेते हैं, संस्कृत भी सीख लेते, तो आपके अंदर और भी ज्ञान आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंपॉर्टेंट है भैया, कई बार पूछा गया है कि शिशु का बलबलाना क्या होता है। ठीक है। शिशु का बलबलाना क्या है, ये आपको लिखना है। तो ये 1 नंबर में भी पूछ लेता है, 2 नंबर में, 3 नंबर में भी पूछ लेता है। ठीक है। तो शिशु द्वारा प्रारंभिक अवस्था में बिना स्पष्ट अर्थ वाले ध्वनियों का बार बार उच्चारण करना बलबलाना कहलाता है। ठीक है। शिशु द्वारा प्रारंभिक अवस्था में, जब बच्चा स्टार्टिंग एज में होता है यानी प्रारंभिक अवस्था में होता है, तो वो ज़्यादा जो शब्द बोलता है वो स्पष्ट नहीं बोल पाता है। वो क्या करता है, तो हल्की हल्की ध्वनियाँ निकालता है, उच्चारण करता है, तो उसे क्या कहते हैं, बलबलाना कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी देखेंगे। जैसे शिशु बाबा बा बोलेगा, बाबा की जगह कैसे बोलेगा, बा ऐसे धीरे धीरे बोलता है। माँ दादा जैसी ध्वनियाँ निकालता है। ये भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है। एकदम स्पष्ट नहीं निकाल पाए, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में निकालता है। ठीक है। छोटा बच्चा मामा, मम्मा, बाबा जैसी आवाज़ें निकालता है। ठीक है। लेकिन स्पष्ट नहीं निकालता है। अगर आपने देखा हो तो वही क्या कहलाता है, बलबलाना कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कविता पद्य की विशेषता लिखी। कविता हमेशा पद्य में लिखी जाती हैं, तो इनकी विशेषताएं आपको लिखनी है। ठीक है। तो कविता पद्य की मुख्य विशेषता निम्नलिखित हैं। को आंसर देने की कृपया ऐसे लाइन लिखें एक बार। कविता पद्य की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है, लय और तुक का होना, लय और तुक का होना, क्योंकि कविता में क्या होती है, लय और तुक दोनों होते हैं। ठीक है। कविता में मधुरता और ताल होती है, भाव प्रधानता होती है इसमें, यानी कविता में भावनाओं की अभिव्यक्ति अधिक होती है। कल्पना शक्ति का प्रयोग, यानी कि कवि सुंदर कल्पनाओं द्वारा विचार प्रस्तुत करता है। ठीक है। और पॉइंट देखें इसके विशेषताओं की। संक्षिप्त एवं प्रभावशाली भाषा, यानी कम शब्दों में गहरी बात कही जाती है कविता के माध्यम से। रसों और अलंकारों का प्रयोग, यानी कविता को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप उदाहरण से समझ सकते हैं, चंदा मामा दूर के पुए पकाएं पूर के, यानी कि इसमें लय और तुक दोनों है। ठीक है। आप इसे एकदम राह के साथ पढ़ सकते हैं, लय के साथ। तो ये क्या है, कविता पद्य की विशेषताएं। ठीक है। आप इनको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से याद रखना है। ठीक है। तो इनमें ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखें यहाँ पे। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें भाई, लाइक बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है। और जितने बच्चे हैं वो शेयर कर दें और भी बच्चे, ताकि क्लासेस देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। तो गद्य एवं पद्य काव्य में अंतर बताइए। गद्य और पद्य क्या होता है, आपको इन दोनों में अंतर बताना है। ठीक है। तो अंतर यहाँ पे देखेंगे, हमने अंतर लिख रखा है। आप भी एग्जाम में ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसा लिखना चाहते हैं, नहीं तो पॉइंट के माध्यम से आप लिख सकते हैं। ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इधर गद्य लिख दिया हमने, इधर पद्य, दोनों में अंतर देखेंगे। गद्य में सामान्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। गद्य में सामान्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। पद्य में लय और छंद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पद्य में लय और छंद का प्रयोग किया जाता है। इसमें तुकबंदी नहीं होती है, लेकिन इसमें तुकबंदी होती है। पद्य में तुकबंदी होती है और गद्य में तुकबंदी नहीं होती है। गद्य सीधी और सरल शैली में लिखा जाता है, लेकिन पद्य भावपूर्ण और कलात्मक शैली में लिखा जाता है। ठीक है। ये दोनों में अंतर बता रहे हैं, तो आपको इन अंतरों को अच्छे से समझते हुए लिखना है। ठीक है। कहानी, निबंध, उपन्यास आदि गद्य के रूप हैं, कविता, गीत आदि पद्य के रूप हैं। ठीक है। ये चीज़ें ये गद्य में लिखी जाती हैं, ये
पद्य में लिखी जाती हैं। इतना ध्यान रखें, गद्य पढ़ने में सरल होता है, पद्य सुनने और गाने में मधुर लगता है। ठीक है, क्लियर। जैसे आप कोई कहानी वगैरह लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो तो गद्य में ही लिखी जाती हैं, और जो कविता वगैरह दोहा वगैरह वो पद्य में लिखे जाते हैं हमेशा। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे आप, और इन्हें अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे। नोट्स में आप नोट्स परचेज कर लें। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेमचंद की जो भी कहानियाँ हैं वो गद्य में लिखी गई हैं, और मैथिली शरण गुप्त की जो कविताएं हैं वो पद्य में लिखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भाषा की कक्षा में रचनात्मकता आकलन से क्या तात्पर्य है? भाषा की कक्षा में रचनात्मकता आकलन से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे, समझाएंगे। ठीक है, भाषा की कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया का निरंतर मूल्यांकन करना रचनात्मकता का आकलन कहलाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की कमियों को पहचान कर उनमें सुधार करना होता है। इसमें केवल परीक्षा नहीं बल्कि दैनिक गतिविधियों, प्रश्नोत्तर, लेखन, पठन और बोलने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, नोट्स परचेज कर लें भाई, जिनको करना है अच्छी परसेंटेज बनानी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं, आप में से कुछ बच्चे रह गए हैं जो नहीं करना चाहते हैं, वो बाद में पछताएंगे, वो आप उनकी मर्जी। ठीक है, तो शिक्षक द्वारा बच्चों से कहानी सुनना और उसी समय उनकी भाषा क्षमता का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, काफ़ी बच्चे जो हैं जो कम पैसे देना चाहते हैं नोट्स के, जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं नोट्स, वैसे तो कम पैसे में ही नोट्स, हमने ज़्यादा पैसे नहीं रखे हैं, अगर फिर भी बच्चों को कोई दिक्कत आती है तो वो हमें बता सकते हैं, उनके लिए हम पैसे कम कर देंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है, अच्छी परसेंटेज बनाना चाहता है, वैसे तो लेना चाहिए, क्योंकि भाई अच्छी परसेंटेज ज़रूरी है। नंबर नोट कर लो, 72, 40, 28, 72, 81, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपकी जो क्या पता भविष्य में परसेंटेज के आधार पे आपको नौकरियां मिलने लगी, क्योंकि परसेंटेज के आधार पे मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पे आपको नौकरियां मिले। तो इसलिए अच्छा है कि आपके पास मौका है अभी, तो आप जो बच्चे पहले कर चुके हैं तो कर चुके हैं, अभी भी आपके पास मौका है, तो आपको अच्छी परसेंटेज बनानी चाहिए और अच्छा स्कोर करना चाहिए। ठीक है, आपको अच्छी परसेंटेज बना के रखनी चाहिए। डीएलएड में कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन बहुत है आज के ज़माने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों में पठन रुचि विकास के लिए शिक्षक को कौन कौन से प्रयास करने चाहिए? ठीक है, तो शिक्षक के प्रयास बताए गए हैं बच्चों के पठन रुचि यानी पढ़ने की रुचि में। ठीक है, पढ़ने की रुचि में शिक्षक के आपको क्या बताने, प्रयास बताने। यहाँ पे आप आंसर देने का तरीका भी देख सकते हैं। बच्चों में पठन रुचि विकसित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। अब आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं, तो एग्जामिनर भी खुश होगा कि बच्चे ने बहुत ही सरल और आसान तरीके से उत्तर लिखा है। देखो, डीएलएड का मतलब मैं आपको बता दूं, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप जितना सरलीकरण कर सकेंगे, बच्चों को समझा सकेंगे, जैसे मैं आपको यही क्वेश्चन आप सब बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपके लिए सरलीकरण लेके आ रहा हूँ, यानी कि सरल बना के लेके आ रहा हूँ आंसरों को, तभी आपको ये समझ में आएंगे। मैं हार्ड लैंग्वेज लेके आऊँ आपके लिए, बस पढ़ा के चला जाऊँ, आपको बता दूँ, नोट्स दे दूँ, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इससे क्या फ़ायदा? आपको समझ आना ज़रूरी है। ऐसे ही आप टीचर बनने जा रहे हैं, जब जिन चीज़ों को आपके लिए जो डीएलएड परीक्षा हो रही है वो इसलिए नहीं हो रही है कि आप डीएलएड, ये आपको समझाने के लिए हो रही है, आपको चेक करने के लिए ली जाती है। परीक्षा के एग्जामिनर चेक कर रहा है आपको, डीएलएड बोर्ड चेक कर रहा है कि आप किस तरीके से टीचर बनने योग्य हैं या नहीं है, कितने बच्चे योग्य हैं, उसी आधार पर आपको नंबर मिलते हैं और देखते हैं। आप जितना अच्छा लिख पाएंगे, जितना सरल तरीके से आप लिख पाएंगे, उतना ही एग्जामिनर खुश होगा, आपके अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम में तो आपको अच्छे से सरलीकरण करना है, सीखना है। ऐसा नहीं कि आपने बुक पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया तो बस सेम टू सेम छाप दें, उसमें कॉपी पेस्ट कर दें, ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत ही समझ के आंसर देना है। ठीक है, तो शिक्षक का जो पहला प्रयास रहेगा वो क्या रहेगा? रोचक पुस्तकों का चयन करना। वो ऐसी पुस्तक चयन करेगा जो अच्छी हो, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें। ठीक है, कहानी, कविता और चित्र पुस्तकों का प्रयोग करेगा वो, क्योंकि कहानी में ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, कविता के माध्यम से बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, और चित्र सहित वो समझाएगा तो बच्चे जैसे आसानी से समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, विद्यालय में पुस्तकालय का उपयोग बढ़ाना होगा और प्रतिदिन पढ़ने की आदत विकसित कराना होगा। पठन प्रतियोगिताएं आयोजित कराना होगा ताकि बच्चे उनमें भाग लें और उनको इंटरेस्ट जगे, कोई पुरस्कार वगैरह देना पड़े। ठीक है, इसलिए शुद्ध और आदर्श वाचन प्रस्तुत करना होगा शिक्षक को। तो ये शिक्षक ये निम्न प्रयास करेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों के लिए। ठीक है, और भी यहाँ पे पॉइंट देखें, बच्चों की रुचि के अनुसार सामग्री देना, प्रशंसा और प्रोत्साहन देना। ठीक है, इन पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो ये बच्चों के लिए
प्रयास रहेंगे एक शिक्षक के, ठीक है, पठन के रूप में। तो शिक्षक बच्चों को रोचक कहानियाँ पढ़ाकर सुनाएं और फिर उनसे कहानी सुनने को कहें, ठीक है। एग्जाम्पल पे आप ये लिख सकते हैं, इन पॉइंट को अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेखन कौशल विकास की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। लेखन कौशल, लेखन यानी कि लिखना, ठीक है, पठन यानी पढ़ना। तो लिखने का जो कौशल विकास है, उनकी जो विधियाँ, उनका वर्णन करना है, ठीक है, लिखने की जो विधियाँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे लेखन कौशल विकास की मुख्य विधियाँ, उनको निम्नलिखित तरीके से लिखा गया है। जो पहली विधि है अनुलेख विधि है, ठीक है। अनुलेखन विधि, इसमें क्या होता है, विद्यार्थी देखकर लिखता है। अनुलेखन विधि में क्या होता है, विद्यार्थी देखकर लिखता है, इससे अक्षरों का सही ज्ञान होता है। जी हाँ, आप जब भी आप लिखेंगे अनुलेखन विधि में देखकर लिखते हैं तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ, जैसे आप विद्यार्थी लिखेंगे तो आपको पता तो रहेगा कि विद्यार्थी सही ज्ञान मिलेगा। आप भी जब भी आपसे कोई लिखवाएगा फिर कि विद्यार्थी लिखो, तो आप इसे ऐसे ही लिख पाएंगे क्योंकि आपने इसे देखकर सीखा था, ठीक है, राइट लिखा हुआ है ये। तो ऐसे ये क्या होता है, अनुलेखन विधि होती है। जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखे वाक्यों को कॉपी में उतारना, ठीक है, बच्चे करते हैं, तो अनुलेखन विधि है ये आपकी। दूसरी आपकी हो जाएगी लिखने वाली विधियों में श्रुतलेख विधि, यानी शिक्षक बोलता है और विद्यार्थी सुनकर लिखते हैं, इससे वर्तनी शुद्ध होती है, ठीक है। शिक्षक शब्द बोलकर लिखवाता है, शिक्षक बोलता है और आप लिखते हैं। प्रतिलिपि विधि तीसरी आपकी हो जाएगी, प्रतिलिपि विधि। इसमें क्या होता है, किसी पुस्तक या पाठ को देखकर साफ साफ लिखना, ठीक है, पाठ या पुस्तक से कविता लिखना। तो ये कौन सी विधि हो जाएगी आपकी, प्रतिलिपि विधि हो जाएगी। उसके बाद आती है आपकी स्वतंत्र लेखन विधि। कौन सी विधि, स्वतंत्र लेखन विधि। इसमें विद्यार्थी अपने विचार स्वयं लिखता है, ठीक है। मेरा विद्यालय विषय पर निबंध वगैरह लिखना, आपसे बोलेगा अपने फ्रेंड पे एक निबंध लिख के लाइए और टीचर पे निबंध लिखिए। तो ये कौन सी विधि हो जाएगी, स्वतंत्र लेखन विधि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो पांचवी विधि हो जाएगी लेखन से संबंधित, तो चित्र वर्णन विधि हो जाएगी, यानी चित्र देखकर उसके बारे में लिखना, ठीक है। आपको एक चित्र दे दिया जाएगा, अब आप लिखिए। जैसे कि बगीचे का चित्र देखकर उसका वर्णन करना, आपको एक बगीचे का फोटो दे दिया, चित्र दे दिया, आपसे बोल रहा है कि इस पर आप निबंध लिखिए, इसके बारे में लिखिए। तो आप लिखेंगे कि इसमें ये पेड़ है, एक पीपल का पेड़ था, एक ऐसे पेड़ था। तो आप जो भी चित्र में देखेंगे वो आप लिखेंगे, तो चित्र वर्णन विधि हो जाएगी वो, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि यानी प्रश्नों के उत्तर लिखवाकर लेखन क्षमता बढ़ाई जाती है, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर लिखवा, जैसे आपको क्लास में प्रश्न दे दिए कि आपको ये पाठ पढ़ा दिया था, इसके जो ये प्रश्न है आप इसमें उत्तर लिखिए अपनी मर्जी से, ठीक है। पाठ के प्रश्नों के उत्तर लिखना, ठीक है। तो ये कौन सी विधि हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा शिक्षण की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्णन कीजिए। भाषा शिक्षण की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए वर्णन करते हैं। पहले भाषा शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने वाली गतिविधियों को पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं। क्लियर, इसे अच्छे से आप पढ़ेंगे, अच्छे से आपको समझते हुए पढ़ने सारे क्वेश्चन, ठीक है, उनके आंसर भी, ताकि आप एग्जाम में लिख पाएँ। भाई इन क्लासेस से बाहर नहीं जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। तो प्रमुख पाठ्य सहगामी क्रियाएं यहाँ पे देखेंगे तो वाद विवाद प्रतियोगिता, इसमें बोलने की क्षमता का विकास होता है, ठीक है। वाद विवाद प्रतियोगिता में क्या होता है, बोलने की क्षमता का विकास होता है। उसके बाद कविता पाठ यानी कि उच्चारण और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नाटक और अभिनय यानी कि भाषा और अभिव्यक्ति का विकास होता है। इसमें भाषण प्रतियोगिता है, तो भाषण प्रतियोगिता में यानी विचार व्यक्त करने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है, भाषण प्रतियोगिता में। तो आप ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कहानी लेखन एवं कहानी कथन, इसमें क्या होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। और निबंध लेखन प्रतियोगिता में लेखन कौशल में सुधार आता है। पुस्तक प्रदर्शनी एवं पुस्तकालय गतिविधियाँ पठन रुचि बढ़ती है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कवि सम्मेलन एवं साहित्य गोष्ठी, इसमें साहित्य के प्रति रुचि विकसित होती है। विद्यालय में कविताएं प्रतियोगिता आयोजित करना, ठीक है। तो ये उदाहरण आप देख सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चन के आंसर सरल और आसान भाषा में लिखे गए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ें और नोट्स जरूर परचेस कर लें। भाई मैं आपको एक बार और नंबर नोट करा देता हूँ, जिनके पास नंबर नहीं है हमारा, तो नंबर नोट कर लें 72 40 28 72 81, ठीक है। नोट्स जरूर परचेस कर लें। जो भी बच्चे नए हैं, वो जिन्होंने नोट्स नहीं लिए अभी तक,
तो नोट्स आप पढ़ लें, ठीक है। ये सारी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप नोट्स पढ़ लेंगे, क्लासेस देख लेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्लासेस, सब तरह की क्लासेस आपको मिल रही हैं, PYQ वगैरह, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल रहा है आपको एक साथ में। तो आप उन्हें पढ़ें, समझें, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, भाषा की कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग बताइए। भाषा की कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोगिता आपको बतानी, ठीक है। तो भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का बहुत महत्व है। इससे पढ़ाई सरल, रोचक और प्रभावी बनती है, ठीक है। सहायक सामग्री थे, तो कौन कौन सी सहायक सामग्री, इसकी उपयोगिता देखेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता कैसी है, विद्यार्थियों की रुचि बढ़ती है, इससे पाठ को आसानी से समझाया जा सकता है, ठीक है। अगर आप जैसे कि आप मतलब कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं, अगर उस पाठ से रिलेटेड आपके पास सहायक सामग्री, तो आप उसे आसानी से समझा सकते हैं किसी भी विद्यार्थी को, ठीक है। सीखना इससे स्थायी होता है, प्रभावशाली बनता है, ठीक है। और कक्षा में सक्रियता कैसी होती है, बढ़ती है, ठीक है, सक्रियता बढ़ती है। शब्दों और अर्थों का ज्ञान स्पष्ट होता है, समय और श्रम की बचत होती है, कल्पना शक्ति और रचनात्मकता का विकास होता है, पठन, लेखन, श्रवण और वाचन कौशल का विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के उदाहरण, यानी शिक्षण सहायक सामग्री यानी चित्र, ठीक है, चार्ट, मॉडल, ये सभी क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री में आते हैं। ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड, रेडियो, प्रोजेक्टर, स्मार्ट क्लास आदि वगैरह और भी चीज़ें जिन्हें की, यानी जिन चीज़ों की सहायता लेता है शिक्षक पढ़ाने में, वो सारी की सारी क्या होती हैं, शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं, ठीक है। आपको हम किताब पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या है, एक शिक्षण सहायक सामग्री। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए जो फ़ोन है वो क्या है, एक शिक्षण सहायक सामग्री, क्योंकि मैं फ़ोन के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास जो पेन है जिसके माध्यम से मैं आपको यहाँ पे ये पढ़ा रहा हूँ, लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो ये क्या एक शिक्षण सहायक सामग्री है, ठीक है। जिस भी चीज़ का प्रयोग करते हुए आप बच्चों को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सब क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री होती है। जैसे चित्रों के माध्यम से कहानी पढ़ाने पर बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सक्रिय अधिगम पद्धति के 2 उद्देश्य लिखिए। सक्रिय अधिगम पद्धति के 2 उद्देश्य, यानी सक्रिय अधिगम पद्धति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित बताए गए, लिखे गए हैं, आप इन्हें देखेंगे तो कौन कौन से उद्देश्य हैं। विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना, विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना, यानी कि इस पद्धति में विद्यार्थी स्वयं गतिविधियों में भाग लेकर सीखते हैं, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा रचनात्मक एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, तो इसमें विद्यार्थी में सोचने, समझने और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करती है, ठीक है। उदाहरण से समझ सकते हैं आप, इसमें समूह चर्चा, प्रोजेक्ट कार्य और प्रश्नोत्तर गतिविधियां सक्रिय अधिगम के उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रहसन क्या है। प्रहसन क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है, ये 2-3 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन है। तो प्रहसन एक प्रकार का हास्य नाटक होता है। जैसे कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये प्रहसन क्या है, आप ये शब्द देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, लेकिन आपको इसको आंसर को, जैसे काफ़ी बच्चे तो इसे पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, तो आपको अच्छे से समझते हुए पढ़ना है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है कि प्रहसन क्या है, प्रहसन शब्द देता है, तो आपको इन्हें अच्छे से देखना है, ठीक है, पढ़ना है। तो प्रहसन क्या होता है, एक हास्य नाटक होता है जिसमें हंसी मजाक के माध्यम से समाज की बुराइयों और कमियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा देना भी होता है, ठीक है, प्रहसन का, ठीक है, क्लियर। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, विद्यालय में स्वच्छता पर हास्य नाटक प्रस्तुत करना प्रहसन कहलाता है, क्लियर, ठीक है। इनको अच्छे से आपको समझते हुए पढ़ना है। त्रिभाषा नीति क्या है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई त्रिभाषा नीति को लेकर, तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छे से समझेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। त्रिभाषा नीति क्या है, त्रिभाषा नीति को समझाइए। तो त्रिभाषा नीति आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। त्रिभाषा नीति होती क्या है, तो त्रिभाषा नीति वह शिक्षा नीति है जिसमें विद्यार्थियों को 3 भाषाएँ पढ़ाई जाती हैं सामान्यतः। इसमें क्या होता है, त्रिभाषा यानी 3 भाषाएँ आपको पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। वो 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो आपको ध्यान रखना है और आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिखना है। तो 3 भाषाएं यहाँ पे आप देखेंगे। 3 भाषा में जो त्रिभाषा है उसमें कौन कौन सी भाषा है, एक तो आपकी पहली जो भाषा होती है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है, ठीक है।
आपकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है, दूसरी आपकी हिंदी या अन्य भारतीय भाषा, और तीसरी आपकी इसमें अंग्रेजी भाषा होती है। ठीक है जी, आपसे 1 नंबर में भी पूछ लेता है, 2 नंबर में, 3 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको तीन मातृभाषा में तीनों भाषाओं को ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, इन 3 भाषाओं को शामिल किया गया है त्रिभाषा में। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको, और अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे। 3 भाषाओं को शामिल किया गया है, और यहाँ पे इस नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, भाषाई विकास और विभिन्न संस्कृतियों की समझ विकसित करना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विद्यार्थी हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, कई और सब्जेक्ट में भी पूछा जा सकता है। पोर्टफोलियो से आप क्या समझते हैं? पोर्टफोलियो से आप क्या समझते हैं? तो पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के कार्यों, उपलब्धियों और प्रगति का संग्रह होता है। इसमें विद्यार्थियों के लेख, चित्र, परियोजना, कार्य, परीक्षा कार्य आदि सुरक्षित रखे जाते हैं। ठीक है, और समझें, इसमें विद्यार्थी की सीखने की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। पोर्टफोलियो में विद्यार्थी की कॉपी, चित्रकला, निबंध और परियोजना फाइल्स को मिलाकर बनाया गया एक संग्रह पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक है, यानी जो विद्यार्थी जो भी कुछ करता है उसकी सारा रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? पोर्टफोलियो में रखा जाता है। कभी भी उसे चेक कर सकते हैं, बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं, उसकी प्रगति जांच सकते हैं कि बच्चा पहले कैसा था, अभी उसमें कितना सुधार आया, कितना सीखा। तो आप ये सारी चीज़ें ऐसे समझते हुए पढ़ेंगे तो आप इसमें अपनी मर्जी भी ऐड करके लिख सकते हैं बना के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिशु केंद्रन क्या है? तो काफ़ी बच्चे को तो यही नहीं समझ में आएगा केंद्रन क्या है, तो केंद्रन रोना होता है। ठीक है, तो शिशु केंद्रन क्या है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको समझ नहीं आता है कि शिशु केंद्रन क्या होता है, केंद्रन क्या पूछ रहा है। तो शिशु के रोने के मुख्य कारण आपको लिखने हैं। ठीक है, तो यानी ये कह रहा है शिशु केंद्रन के क्या कारण है, तो शिशु केंद्रन यानी शिशु के रोने के क्या कारण है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है कि शिशु के रोने के मुख्य कारण निम्नलिखित लिखे गए हैं। ठीक है, तो आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। पहला जो कारण है रोने का, शिशु का भूख लगना। ठीक है, भूख लगेगी तब सोएगा, तब रोएगा बच्चा। दर्द या बीमारी होने पर रोता है, गर्मी या सर्दी लगने पर रोता है, गीले कपड़े या असुविधा होने से रोता है बच्चा, डर या अकेलापन महसूस होने से रोता है। तो आप ये सारे पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं। नींद ना आना तो बच्चा रोता है। ठीक है, छोटा बच्चा जो होता है वो रोता है, इन्हीं कारणों से ज़्यादातर रोता है। शिशु बोल नहीं सकता, इसीलिए वो अपनी आवश्यकताएं बताने के लिए क्या करता है, रोता है। ठीक है, जब बच्चे को भूख लगती है तो वो रोकर संकेत देता है कि मुझे भूख लग रही, फिर मम्मी उसे दूध पिलाती है और चुप हो जाता है। ठीक है, क्लियर, बहुत ही सरल और आसान भाषा में लेके आए आपके लिए आंसर, आपको समझना है। ठीक है, और नोट्स परचेज कर लेना भैया, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, बाद में पछताओगे नहीं। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो चलिए इस पर प्रकाश डालते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। ये लाइन आप जरूर लिखें। उसके बाद भाषा की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता यहाँ पे देखेंगे। तो आवश्यकता देखते हैं, पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना और विद्यार्थियों को सही भाषा ज्ञान देना, स्वाध्याय की आदत विकसित करना, शिक्षण कार्य को सरल बनाना। ठीक है, परीक्षा की तैयारी में सहायता देना। तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भाषा पाठ्यपुस्तक का महत्व देखें। भाषा की पाठ्यपुस्तक का महत्व यानी भाषा कौशल का विकास। पाठ्यपुस्तक से पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना चारों कौशल विकसित होते हैं। ठीक है, पाठ्यपुस्तक से। दूसरा, शब्द भंडार में वृद्धि। शब्द भंडार में वृद्धि यानी विद्यार्थी नए शब्द और उनके सही प्रयोग सीखते हैं। अभी सारी चीज़ें जो आप सीखते हैं तो वो पाठ्य पुस्तक से ही तो सीखते हैं। आपको स्कूल में से आए हैं अभी आप, जो अभी आप सीरीज बुक लिए होंगे मार्केट से, जो भी बुक पढ़ रहे होंगे, नोट्स पढ़ रहे होंगे, तो हम भी कहाँ से बनाए, पाठ्य पुस्तक से ही तो बनाए हैं। वो पाठ्य पुस्तक यही है। ठीक है, तीसरा महत्व देखें, नैतिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा यानी कहानियों, कविताओं और लेखों से अच्छे संस्कार मिलते हैं। ठीक है, और चौथा महत्व आपका हो जाएगा ज्ञानवर्धन यानी विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त होती है। आत्मविश्वास में वृद्धि, नियमित अध्ययन से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है,
शिक्षण को रोचक बनाना यानी चित्र, कहानी और गतिविधियों से सीखना आसान होता है। हिंदी की पाठ्य पुस्तक में कविता, कहानी, व्याकरण और अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं जिनसे विद्यार्थी भाषा को आसानी से सीखता है। क्लियर। उदाहरण के तौर पर आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बच्चों में पढ़ने के कौशल के विकास की विधियों का वर्णन कीजिए। बच्चों में पढ़ने के कौशल की जो विकास की विधियाँ हैं उनका बारे में आपको लिखना है। ठीक है। तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो। देखते हैं इसका आंसर। पढ़ना भाषा सीखने का महत्वपूर्ण कौशल है। पढ़ना भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण कौशल है। बच्चे पढ़ने की क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षक विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन सी विधियां यहाँ पे देखें? पढ़ने के कौशल की जो विकास की जो प्रमुख विधियां हैं, सबसे पहली विधि आपकी वर्ण विधि। स्टार्टिंग वर्ण विधि से की जाती है। वर्ण विधि यानी इसमें पहले अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, फिर शब्द और वाक्य पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। जब आप स्टार्टिंग करोगे, पढ़ाओगे, बच्चों को सिखाओगे तो सबसे पहले कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? वर्ण विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे का प्लस मा यानी कि कम, अब ये शब्द बनेगा। ठीक है। पहले वर्ड, ये वर्ड हो गया, फिर उसके बाद शब्द। ठीक है। शब्द विधि का प्रयोग होगा यानी शब्द विधि देखेंगे। इस विधि में पहले पूरे शब्द पढ़ाए जाएंगे, जैसे कमल, घर, पानी आदि शब्द पढ़ाना। ठीक है। ये किस में आएंगे? शब्द विधि में। फिर उसके बाद आता है वाक्य विधि, शब्दों को जोड़ जोड़ के पढ़ाना। ठीक है। इसमें पहले छोटे छोटे वाक्य पढ़ाए जाते हैं, जैसे राम स्कूल जाता है। ठीक है। फिर आती है आपकी कहानी विधि। कहानी के माध्यम से पढ़ने की रुचि विकसित की जाती है, चित्र वाली कहानी पढ़ाना। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका आदर्श वाचन विधि, यानी कि शिक्षक शुद्ध और स्पष्ट पढ़कर सुनाता है तथा विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हैं। ठीक है। जब विद्यार्थी क्या करता है? अनुकरण करता है, यानी कि शिक्षक एकदम स्पष्ट शुद्ध बोलेगा, फिर बच्चा उसे सुनेगा अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से, तो बच्चा फिर वैसे ही पढ़ेगा, वैसे ही सीखेगा। ठीक है। अनुकरण करते हुए सीखता जाए। शिक्षक कविता पढ़ें और बच्चे उसे दोहराएं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका मौन वाचन विधि। विद्यार्थी बिना आवाज़ किए पढ़ते हैं, जिससे समझने की क्षमता कैसी होती है? बढ़ती है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका सस्वर वाचन विधि, यानी इसमें विद्यार्थी ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं, इससे उच्चारण में सुधार आता है। ठीक है। उच्चारण कैसा होता है? सुधरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की संदर्भ सामग्री का वर्णन कीजिए। भाषा शिक्षण की संदर्भ सामग्री का वर्णन करना है। ठीक है। तो संदर्भ सामग्री के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो संदर्भ सामग्री समझेंगे पहले, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली अतिरिक्त सहायक पुस्तकें और साधनों को संदर्भ सामग्री कहते हैं। भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली अतिरिक्त सहायक पुस्तकें और साधनों को संदर्भ सामग्री कहते हैं। यह विद्यार्थियों और शिक्षकों को अधिक जानकारी प्राप्त करने में क्या देती हैं? सहायता करती हैं। ठीक है। तो कौन कौन सी यहाँ पे देखेंगे? भाषा शिक्षण की प्रमुख संदर्भ सामग्री यानी कि शब्दकोश हो जाएगा, शब्दों का अर्थ, वर्तनी और उच्चारण जानने के लिए। ठीक है। जैसे आप डिक्शनरी पढ़ते हैं, शब्दकोश हिंदी में बोलते हैं, डिक्शनरी इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है। आप डिक्शनरी लेके आते हैं तो उससे क्या होता है? आपको शब्दों का अर्थ समझ में आता है और आपकी वर्तनी, उच्चारण जानने के लिए। ठीक है। कि उनका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। ठीक है। हिंदी शब्द सागर। ठीक है। जैसे उदाहरण के साथ पे आप हिंदी शब्द सागर भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद विश्वकोश, यानी विभिन्न विषयों की प्रस्तुति जानकारी देने वाली पुस्तक। ठीक है। व्याकरण पुस्तक, यानी भाषा के नियमों का ज्ञान कराने के लिए हिंदी व्याकरण पुस्तक, ये आप लिख सकते हैं। और चौथी आपकी मानचित्र एवं चित्र, यानी भाषा को रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, नई जानकारी और भाषा का ज्ञान बढ़ाने के लिए। पुस्तकालय सामग्री, कहानी, कविता और साहित्य पुस्तकों का संग्रह। और आपकी लास्ट में आती है 7वें नंबर पर डिजिटल सामग्री, ई पुस्तक और इंटरनेट, ऑडियो वीडियो सामग्री आदि। ठीक है। तो ये आपकी संदर्भ सामग्री होगी जो हमने ऊपर पढ़ाई है आपको। अब यहाँ पे संदर्भ सामग्री का महत्व भी आप समझ लें, एक बार पूछ लेता है 2 नंबर में कि संदर्भ सामग्री के 2 महत्व लिखिए, 4 महत्व लिखिए। ठीक है।
तो संदर्भ सामग्री का महत्व, ज्ञान में वृद्धि होती है, इससे स्वाध्याय की आदत विकसित होती है, भाषा कौशल में सुधार आता है, जिज्ञासा और रचनात्मकता बढ़ती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं विद्यार्थी कठिन शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई भी मीनिंग नहीं आ रही, उसका अर्थ नहीं आ रहा है, तो आप शब्दकोश में उसे ढूंढेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। ठीक है, तो आपके लिए समझने में क्या होती है, आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा विविधता का अर्थ क्या है। ठीक है, भाषा विविधता का क्या अर्थ है, जो आपको बताना है। तो भाषा विविधता का अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, जानेंगे। किसी देश, राज्य या समाज में, किसी देश या राज्य या समाज में अनेक भाषाओं और बोलियों का पाया जाना है। अलग अलग लोग अपनी संस्कृति, क्षेत्र और परंपरा के अनुसार अलग अलग भाषा बोलते हैं, इसे ही भाषा विविधता कहते हैं। आप समझ रहे हैं, जैसे अपने इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लोग अपनी अपनी बोलियां, अपनी अपनी भाषाएं अपने अपने क्षेत्रों में बोलते हैं अपनी परंपराओं के अनुसार। तो जो भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं उन्हें भाषा विविधता कहते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया आपको। ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, आप इन्हें एक बार दो बार अच्छे से पढ़ें। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली, तमिल, पंजाबी, मराठी आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यही भारत की क्या है, भाषा विविधता है। ठीक है, क्लियर। तो क्लास लाइक नहीं की भाई यार आपने, लाइक तो आप करते नहीं, पता नहीं भूल जाते हैं क्या है। लाइक करने में क्या रहता है, आप जितने ज़्यादा लाइक करोगे हमें अच्छा लगेगा, हम आपके लिए और क्लासेस लेके आएंगे। तो आप लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, ताकि हमें भी लगे कि बच्चे अच्छे से देख रहे हैं क्लासेस, वो हमें पसंद कर रहे हैं। तो भाई आप पसंद नहीं करोगे तो हम क्लासेस कैसे लाएंगे। अच्छे व्यूज़ आने चाहिए, अच्छे कमेंट आने चाहिए, अच्छे लाइक आने चाहिए, तभी तो हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। तो लाइक करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो प्रतिपादन एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन एडवर्ड एल या थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, एक नंबर में भी पूछ लेता है, ध्यान रखेंगे। उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वह कई बार गलती करता है और बार बार प्रयास करके सही तरीके से चलाना सीख जाता है। यही प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है। ठीक है, अगर आपसे 2 नंबर में पूछे तो आप ये सब लिख देना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा आराम से। ठीक है, 1 नंबर में पूछेगा या एक वाक्य में तो नाम पूछेगा, आप नाम लिख देना जी, एडवर्ड एल या थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने किया था, पूरा नाम यही है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं थॉर्नडाइक, तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा भाषा त्रुटि के 2 कारण बताइए। भाषा त्रुटि के 2 कारण आपको लिखने, तो भाषा त्रुटि के मुख्य 2 कारण निम्नलिखित नीचे दिए गए हैं, तो आपको इनको लिखना है अच्छे से। तो व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, यानी कि व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान। ठीक है, तो जब विद्यार्थी को भाषा के नियमों का सही ज्ञान नहीं होता है तो वह गलत वाक्य बोलता है। ठीक है, तो आपको त्रुटि होगी बोलने में, तो अलग बोलता है, लिखता है, गलत बोलेगा अगर आपको सही नियम नहीं पता होगा भाषा के। तो फिर दूसरा आपका मातृभाषा का प्रभाव, विद्यार्थी अपनी मातृभाषा के प्रभाव में दूसरी भाषा बोलते हैं समय त्रुटि कर देता है। ठीक है, समय त्रुटियां कर देता है, यानी कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा के प्रभाव में दूसरी भाषा बोलते हैं, समय त्रुटि कर देता है। ठीक है, तो मातृभाषा का भी प्रभाव रहता है त्रुटि में। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, कोई विद्यार्थी हिंदी बोलते समय अपनी स्थानीय बोली के शब्दों का प्रयोग कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पढ़ने की समझ विकसित करने के लिए एक रणनीति लिखिए। पढ़ने की समझ को विकसित करने के लिए आपको एक रणनीति लिखनी है। तो पढ़ने की समझ विकसित करने के लिए एक अच्छी रणनीति है मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको जो कर रहा हूँ ना, वो क्या कर रहा हूँ मैं अभी, जो भी पेन पॉइंट होते हैं उनको मैं क्या करता हूँ, रेखांकित करता हूँ, ताकि आपका फोकस वहीं जा सके, आप उसे समझ सकें। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक अच्छी रणनीति होगी आपकी। जब विद्यार्थी पढ़ते समय महत्वपूर्ण शब्दों और वाक्यों को रेखांकित करता है तो उसे पाठ का अर्थ आसानी से समझ में आता है और याद भी रहता है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको रेखांकित करके बता रहा हूँ, कहानी पढ़ते समय मुख्य पात्र, स्थान और घटनाओं को चिन्हित करना। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपके लिए, एक अच्छी रणनीति कहलाएगा पढ़ने की समझ विकसित करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
साहित्य के कोई दो प्रमुख उद्देश्य लिखिए। साहित्य के आपको कोई दो प्रमुख उद्देश्य लिखने हैं, तो साहित्य के दो प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, मनोरंजन करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? मनोरंजन करना, यानी साहित्य पाठकों को आनंद और मनोरंजन प्रदान करना। दूसरा आपका नैतिक शिक्षा देना हो जाएगा। साहित्य अच्छे विचार, संस्कार और जीवन मूल्य सिखाता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखेंगे, पंचतंत्र की कहानियाँ मनोरंजन के साथ नैतिक शिक्षा भी प्रदान करती हैं। ठीक है, नैतिक शिक्षा भी देती हैं मनोरंजन के साथ साथ पंचतंत्र की कहानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है N.L. वाशिंग के अनुसार इकाई योजना की परिभाषा लिखिए। N.L. वाशिंग के अनुसार आपको इकाई योजना की क्या लिखनी है? परिभाषा लिखनी है। तो परिभाषा आप लिख सकते हैं L.N. वाशिंग के अनुसार, यानी इकाई योजना शिक्षण की एक ऐसी योजना है जिसमें किसी एक विषय या समस्या को एक पूर्ण इकाई के रूप में संगठित करके पढ़ाया जाता है, तो इकाई योजना कहलाती है। ठीक है, और समझे अच्छे से, जैसे कि जल संरक्षण विषय को अलग अलग विषयों उप विषयों यानी जल का महत्व, जल की समस्या, जल संरक्षण के उपाय आदि में बांटकर पढ़ाना इकाई योजना कहलाता है। क्लियर? एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वर्तनी संबंध अशुद्धियों के कारण इन अशुद्धियों को दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। आपको सबसे पहले जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं उनके कारण लिखने, फिर उसके बाद अशुद्धियों को दूर करने का एक उपाय भी लिखना है। ठीक है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के उपाय भी लिखने हैं। तो सबसे पहले हम इनके कारण देखेंगे। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण यानी उच्चारण की अशुद्धि, वर्तनी यानी उच्चारण की जो अशुद्धियाँ वो देखेंगे। पहली जो है उच्चारण की अशुद्धि, यानी शब्दों का गलत उच्चारण करने से गलत वर्तनी लिखी जाती है। ठीक है, अगर आप सही उच्चारण नहीं करेंगे तो आप सही नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, दूसरा व्याकरण का ज्ञान ना होना, यानी भाषा के नियमों की जानकारी कम होने से क्या होती हैं? त्रुटियाँ यानी गलतियाँ होती हैं। ठीक है, तीसरा देखिए अभ्यास की कमी, नियमित पढ़ने और लिखने का अभ्यास ना होने पर गलतियां बढ़ती हैं। मातृभाषा का प्रभाव यानी स्थानीय भाषा का प्रभाव हिंदी लेखन में दिखाई देता है। ठीक है, और उसके बाद आप पांचवा पॉइंट देखेंगे, शुद्धि देखेंगे। जल्दबाजी में मात्रा और अक्षरों की गलतियां हो जाती हैं जल्दी लिखने में। ठीक है, जल्दी नहीं लिखना है। ठीक है, अब वर्तनी अशुद्धियों को दूर करने के उपाय भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यानी कि शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना, प्रतिदिन पढ़ने और लिखने का अभ्यास कराना, शब्दकोश का उपयोग करना, श्रुतलेख करना। ठीक है, सुनकर लिखना। ठीक है, गलत शब्दों का बार बार सही लिखवाना। ठीक है, गलत शब्दों को बार बार सही लिखवाना। तो ये आप लिख सकते हैं उपाय हैं दूर करने के, और व्याकरण के नियमों का ज्ञान देना। ठीक है, कृपा की जगह सही शब्द कृपा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, कृपा की जगह सही शब्द क्या होता है? कृपा होता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पठन एवं लेखन के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। पठन यानी कि पढ़ना, और लेखन यानी कि लिखने के जो मध्य संबंध है वो उसको स्पष्ट करना है। पढ़ने लिखने के बीच में जो संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पठन यानी कि रीडिंग और लेखन यानी कि राइटिंग एक दूसरे से जुड़े हुए कौशल हैं। अच्छा पठन ही अच्छा लेखन बन सकता है। ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं तो आप अच्छे तरीके से लिख भी सकते हैं। पढ़ने से भाषा, शब्दावली और विचारों का ज्ञान बढ़ता है, जिससे लिखने में क्या आता है? सुधार आता है। ठीक है, तो पठन और लेखन संबंध देखें, पठन और लेखन में संबंध। ठीक है, शब्द ज्ञान बढ़ता है, यानी पढ़ने से नए शब्द सीखने को मिलते हैं और विचार शक्ति का विकास में होता है। यानी पढ़ाई से अच्छे विचार मिलते हैं जिन्हें लेखन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ें, नोट्स परचेज कर लें। भाई मैं आपको एक बार और नंबर नोट करा देता हूँ, नंबर नोट कर लें। यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ें इनको। 72 40 28 72 81। ठीक है, ये आप नंबर नोट कर लें। आपको नोट्स परचेज कर लेने, और नोट्स में ये सारी PDF क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इम्पोर्टेंट, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तीसरा देखेंगे। यहाँ पे तीसरा पॉइंट कह रहा है भाषा शुद्ध होती है। भाषा कैसी होती है? शुद्ध होती है, यानी सही वाक्य रचना और व्याकरण का क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। ठीक है, कल्पना शक्ति बढ़ती है, यानी कि कहानी और कविता
पढ़ने से रचनात्मकता बढ़ती है, लेखन शैली में सुधार होता है, यानी अच्छे लेखन को पढ़कर विद्यार्थी बेहतर लिखना सीखता है। क्लियर। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं जो विद्यार्थी रोज समाचार पत्र पढ़ता है उसका निबंध लेखन कैसा होता है, अच्छा होता है। ठीक है, आप डेली पढ़ते हैं तो आपका लेखन में क्या आएगा, सुधार आएगा। ठीक है, अच्छा लिखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाठ्य पुस्तकों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य एवं महत्व बताइए। तो पाठ्य पुस्तकों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, फिर उसके बाद उद्देश्य देखेंगे और फिर उसका महत्व देखेंगे। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तकों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुलों में मौखिक रूप से दी जाती थी। जो प्राचीन समय था उसमें जो शिक्षा दी जाती थी वो कहाँ पे दी जाती थी, गुरुकुलों में दी जाती थी। तो कैसे दी जाती थी, मौखिक रूप से दी जाती थी, यानी बोलकर शिक्षा दी जाती थी पहले। ठीक है, मौखिक रूप से। बाद में ये शिक्षा हस्तलिखित ग्रंथों का प्रयोग होने से लगा, हस्तलिखित ग्रंथों का प्रयोग होने लगा। छापा खाने के आविष्कार के बाद पुस्तकों का निर्माण आसान हुआ और आधुनिक शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों का महत्व बढ़ गया। आज विद्यालयी शिक्षा का मुख्य आधार पाठ्य पुस्तक हैं। ठीक है, विद्यालयों का जो मुख्य आधार होता है वो क्या होता है, पाठ्य पुस्तक होती हैं। अब यहाँ पे उद्देश्य देखेंगे पाठ्य पुस्तक क्योंकि उद्देश्य यहाँ पे देखें विद्यार्थियों को व्यवस्थित ज्ञान देना पाठ्य पुस्तक देती हैं। पाठ्यक्रम को सरल बनाना, स्वाध्याय की आदत विकसित करना, भाषा एवं ज्ञान का विकास करना, परीक्षा की तैयारी में सहायता देना, ये कौन देता है, पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब इनका महत्व देखेंगे। पाठ्य पुस्तकों का महत्व, ज्ञान का मुख्य स्रोत यानी विद्यार्थियों को आवश्यक विषय सामग्री मिलती है, शिक्षण को सरल बनाती है यानी शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को सुविधा मिलती है इससे। ठीक है, तीसरा महत्व देखेंगे स्वाध्याय में सहायक यानी विद्यार्थी स्वयं पढ़कर सीख सकता है। अनुशासन और क्रमबद्ध अध्ययन यानी कि विषयों का अध्ययन सही क्रम में होता है। पुनरावृत्ति में सहायता यानी परीक्षा से पहले दोहराने में सुविधा होती है। ठीक है, अब उदाहरण के सहित समझ सकते हैं आप। हिंदी की पाठ्य पुस्तक से विद्यार्थी कविता और कहानी और व्याकरण सभी सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण तकनीकों के आधार पर कीजिए। ठीक है, तो तकनीकों के आधार पर करना है आपको। तो तकनीकों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री का वर्णन निम्न प्रकार से है। तो देखेंगे कैसे। पहला देखें श्रव्य सामग्री। ठीक है, श्रव्य सामग्री जिस सामग्री को केवल सुनकर सीखा जाता है यानी रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डर आदि इसमें रखे आते हैं। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा दृश्य सामग्री यानी विजुअल एड्स यानी कि जिस सामग्री को देखकर सीखा जाता है। ठीक है, इसमें आपके चित्र, चार्ट, मानचित्र, मॉडल्स, ब्लैक बोर्ड्स आदि आ जाएंगे। ठीक है, भाषा एवं बोली में क्या अंतर है, भाषा एवं बोली में क्या अंतर है ये आपको लिखना है। ठीक है, तो भाषा बोली में अंतर देखेंगे, यहाँ पे कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, दोनों में अंतर है ये आपको देखेंगे। ठीक है, दोनों में आप अंतर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पहला पॉइंट कह रहा है हमारा भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, यानी कि मैं आपको बता दूं जो भाषा होती है वो व्यापक होती है यानी कि बहुत जगह बोली जाती है और जो पूरे देश में बोली जाती है एक भाषा। ठीक है, लेकिन जो बोली होती है वो एक क्षेत्र, उसका क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है यानी एक जगह, यानी छोटी जगह गाँव में क्या बोलते हैं आप लोग, बोली बोलते हैं। छोटे छोटे कस्बे गांव होते हैं वहाँ पे बोली बोली जाती है, इसलिए वो सीमित रहती है। अगर भाषा की बात करें तो भाषा व्यापक होती है क्योंकि ये पूरे देश या राज्य में बोली जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें भाषा के निश्चित व्याकरण और नियम होते हैं। भाषा के एक निश्चित व्याकरण और नियम होते हैं, बोली के नियम निश्चित नहीं होते। मैं आपको बता दूं यहाँ पे भाषा आप एक अच्छे तरीके से ही बोल पाएंगे व्याकरण की सहायता से, नियम की सहायता से। ठीक है, एकदम स्पष्ट क्लियर वाक्य बनाएंगे भाषा बोलने के लिए। ठीक है, अगर आप बोली की बात करें तो बोली आप कैसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोली में ना तो कोई व्याकरण होती है ना कोई नियम होते हैं। ठीक है, क्लियर। तीसरा पॉइंट देखें, तीसरा पॉइंट कह रहा है भाषा का साहित्य विकसित होता है। ठीक है, भाषा का साहित्य विकसित होता है और बोली का साहित्य कम विकसित होता है। ठीक है, भाषा का साहित्य विकसित होता है लेकिन बोली का साहित्य विकसित नहीं होता है। भाषा का प्रयोग शिक्षा और प्रशासन में होता है, भाषा का प्रयोग शिक्षा और
प्रशासन में होता है, बोली का प्रयोग सामान्य बातचीत में होता है। ठीक है, अगर आप अपने गांव में यार दोस्तों से बात करते हैं वो एक बोली में बात करते हैं, ठीक है, सामान्य होती है वो। लेकिन अगर आप एक शिक्षक से बात करते हैं, अगर आप एक मंच पे बात करते हैं या आप एजुकेशन को लेकर बात करते हैं या किसी भी तरह प्रशासन में बात करते हैं तो आपको एक भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, तब भाषा के माध्यम से ही आप बात कर पाएंगे। फ्रेंड्स वगैरह या फैमिली में बात करेंगे तो आप उसमें बोली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर भाषा मानक रूप में स्वीकार की जाती है लेकिन बोली स्थानीय रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, बोली स्थानीय रूप में प्रयोग होती है और भाषा मानक रूप में स्वीकार की जाती है। ठीक है, तो आप इन पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ये अंतर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही और भी आप इसमें पॉइंट बना सकते हैं अपने मन से। ठीक है, नेक्स्ट इसका उदाहरण भी देख सकते हैं। हिंदी एक भाषा है जबकि ब्रज, अवधी और भोजपुरी उसकी क्या है, बोलियाँ हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लास को लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया है, और बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस कर लो। जिन स्टूडेंट ने अभी तक नोट्स परचेस नहीं किए तो यहाँ पे नंबर नोट कर लो, 72 40 28 72 81। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे ताकि आप उन्हें कम समय में पढ़ सकें अच्छे से। ठीक है, बुक्स वगैरह नहीं पढ़ पाओगे आप, और नोट्स में आपको लैंग्वेज भी सरल रहेगी आपके लिए, तो आप नोट्स को जल्दी पढ़ लोगे आराम से और अच्छा स्कोर भी कर जाओगे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा अर्जन के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। भाषा अर्जन के 2 सिद्धांत लिखने हैं, तो भाषा अर्जन कैसे होती है उसी के आपको 2 सिद्धांत लिखने हैं। चलिए देखते हैं। पहला सिद्धांत अनुकरण सिद्धांत। ठीक है, अनुकरण, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा अपने माता पिता और आसपास के लोगों की भाषा सुनकर उसका अनुकरण करता है और भाषा सीखता है। ठीक है, अनुकरण यानी सुनकर सीखना, जैसे कि बच्चा माँ पापा जैसे शब्द सुनकर बोलना सीखता है। ठीक है, क्लियर। दूसरा देखें, दूसरा सिद्धांत आपका प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा बार बार प्रयास करके और गलतियों को सुधार कर भाषा सीखता है। जैसे बच्चा पहले गलत उच्चारण करता है फिर धीरे धीरे सही बोलना सीख जाता है। क्लियर। तो आपको ऐसे ही सरल और आसान भाषा में लिखे हुए नोट्स भी मिलेंगे, ये क्लास वाली PDF भी मिलेंगी। क्लास भी पढ़ें, आप क्लास देखें, नोट्स पढ़ें और ये PDF को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो नोट्स आप ज़रूर परचेस कर लें। भाषा शिक्षक के गुण बताइए। भाषा शिक्षक के गुण बताने, तो भाषा जहाँ पे आप देखेंगे एक अच्छे भाषा शिक्षक के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो कौन कौन से गुण हैं, यहाँ पे गुण की बात हो रही है शिक्षक के गुण की। तो भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, एक शिक्षक को भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। भाषा के शिक्षक की बात हो रही है तो भाषा शिक्षक के गुण कैसे होने चाहिए, तो उनके एक भाषा शिक्षक को यानी कि एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए भाषा का। ठीक है, भाषा शिक्षक को उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए, व्यवहार सरल और प्रेरणादायक होना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए भाषा शिक्षक को। और यहाँ पे देखें ये शिक्षक के गुण बताए जा रहे हैं, और धैर्यवान और सहनशील होना चाहिए, विद्यार्थियों की समस्या को समझने वाला होना चाहिए, रचनात्मक और कल्पनाशील होना चाहिए, साहित्य के प्रति रुचि होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये 8 पॉइंट हमने बताए गुण के माध्यम, ये गुण बताए शिक्षक के, तो आप इनको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो शिक्षक कहानी सुनाकर बच्चों को भाषा सिखाता है वह प्रभावी भाषा शिक्षक कहलाता है। ठीक है, कहानी सुनाकर बच्चों को क्या सिखाता है, भाषा सिखाता है। ठीक है, तो एक भाषा शिक्षक का एक प्रभावी ये गुण है। ठीक है, प्रभावी भाषा शिक्षक कहलाता है, ये भाषा शिक्षक के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, आपको इनको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। कम से कम 2 या 3 बार इस क्लास को देख लेना, पहले नॉर्मल देख लो, बाद में स्पीड से देख लेना और नोट्स पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इस सब्जेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे 804 पेपर में। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, और कॉपी कैसे लिखनी है वो सारी चीज़ हम बता देंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, एग्जाम नज़दीक आने दो, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, घबराना नहीं है किसी भी स्टूडेंट को, बस आपको पढ़ते जाना है, रेगुलर पढ़ना है और नोट्स पढ़नी है। ठीक है, नोट्स जरूर पढ़ने हैं, नोट्स आपकी सारी सब्जेक्ट एक साथ ले लेना। ठीक है, क्लासेस तो आने में देर हो जाती है, तो आप नोट्स जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुनने के कौशल विकास की गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। सुनने के कौशल विकास की गतिविधियों का उल्लेख करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसका उल्लेख करते हैं, आंसर देखते हैं। सुनने का कौशल भाषा सीखने का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है,
सुनने का जो कौशल होता है वो भाषा सीखने का इम्पोर्टेंट भाग होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके विकास के लिए निम्नलिखित गतिविधियां कराई जाती हैं। तो कौन कौन सी हैं? कहानी सुनाना, ठीक है, कविता पाठ सुनाना और रेडियो और ऑडियो सुनाना, ताकि आसानी से आप भाषा सीख सकें, ठीक है, आपके जो भाषा कौशल विकास है वो जल्दी से आ सके, बढ़ सके, ठीक है। प्रश्नोत्तर गतिविधि, समूह चर्चा सुनना, निर्देश सुनकर कार्य करना, भाषण सुनना, श्रुतलेख कराना, ठीक है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, शिक्षक कहानी सुनाकर बच्चों से उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। गद्य शिक्षण के आपको प्रमुख उद्देश्य लिखने हैं। तो गद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य यानी गद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। आप उसके नीचे पॉइंट बना के ये लाइन जरूर लिखें अगर आप ऐसे लिखते हैं तो, ठीक है। विद्यार्थियों में भाषा का ज्ञान विकास करना, ठीक है, सही उच्चारण और वाचन क्षमता विकसित करना, शब्द भंडार बढ़ाना। और भी देखें, विचार व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना, पठन रुचि उत्पन्न करना, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास करना, कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति बढ़ाना, ठीक है। तो आप ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखें, इनको अच्छे से लिखें और समझते हुए पढ़ें, ठीक है। कहानी पढ़ने से बच्चों में भाषा और नैतिक शिक्षा दोनों का विकास होता है, ठीक है। क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, ठीक है। आकलन किसे कहते हैं? आकलन किसे कहते हैं? और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जो आपकी एक सब्जेक्ट और से हिंदी भाषा शिक्षण जिसका कोड होता है आपका 808, ठीक है। प्रथम वर्ष में 808 आपकी हिंदी भाषा शिक्षण होती है, वो और 800 आपकी ये 4 सब्जेक्ट 804। तो ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, काफ़ी क्वेश्चन एक दूसरे में सिमिलर होते हैं, ठीक है। वैसे आप जितनी भी फर्स्ट ईयर की आपकी सब्जेक्ट है प्रथम वर्ष में MP DLED में, वो सारी सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन दूसरी सब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये इस क्लास में से नहीं दूसरी क्लास में से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि सारी सब्जेक्ट क्या है एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। तो क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी तक नहीं किया तो लाइक करो भाई, लाइक नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आकलन किसे कहते हैं? तो आकलन किसे कहते हैं उसी के बारे में बात करते हैं। विद्यार्थियों का ज्ञान, ठीक है, कौशल और प्रगति को जानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आकलन कहते हैं। आकलन के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा और कहाँ सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। यानी विद्यार्थियों ने अब तक कितना सीखा है, उसमें क्या क्या गलतियाँ की हैं बच्चों ने, तो उन्हें कैसे सुधारना है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती है? आकलन से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, परीक्षा, प्रश्नोत्तर, परियोजना, कार्य आदि आकलन के साधन होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संदर्भ सामग्री क्या होती है? तो इसके बारे में आपको बताना है कि संदर्भ सामग्री क्या होती है। ऐसी सहायक सामग्री जो किसी विषय की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने में सहायता करती है, उसे क्या कहते हैं? संदर्भ सामग्री कहलाती है, ठीक है, संदर्भ सामग्री कहते हैं। संदर्भ सामग्री के उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं, शब्दकोश, विश्वकोश, व्याकरण पुस्तक, और भी देखें आप समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट सामग्री, ये हम पहली क्लास में और डिटेल में करा चुके हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों को। तो वहाँ पे आप देख लेना। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कठिन शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेखन कौशल के विकास में सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख की भूमिका पर प्रकाश डालिए। लेखन यानी लिखने का जो कौशल है उसके विकास में आपको सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख की भूमिका पर प्रकाश डालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, लेखन कौशल के विकास में सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनके माध्यम से विद्यार्थी शुद्ध, सुंदर और प्रभावी लेखन सीखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, DLED एग्जाम में आपको लेखन आपका कैसा होना चाहिए? सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख, ये तीनों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप DLED एग्जाम पेपर लिखोगे तो आपको एकदम क्लियर स्पष्ट लिखना है। वैसे तो हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे स्पेशल कि आपको लिखना कैसे, ठीक है। तो हम बात करते हैं सुलेख के बारे में, ठीक है। सुलेख जानेंगे। सुलेख यानी कि सुलेख का अर्थ होता है सुंदर और साफ लिखावट, ठीक है। आपको भी पेपर सुलेख में ही लिखना है, यानी कि सुंदर और साफ लिखना है, ठीक है। अब इसका महत्व जानेंगे। महत्व क्या है सुंदर
सुलेख का महत्व जानेंगे। ठीक है, तो सुंदर यानी लिखावट सुंदर बनती है। सुलेख में लिखावट कैसी बनती है? सुंदर बनती है। अक्षरों का सही आकार बनता है। लेखन में आकर्षण आता है। विद्यार्थियों में लिखने की रुचि बढ़ती है। ठीक है, आप साफ स्पष्ट लिखेंगे तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो भी खुश रहेगा और आपको भर भर के नंबर देगा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, प्रतिदिन सुंदर लिखावट का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, अब आपका अनुलेख की बात करें तो अनुलेख क्या होता है? अनुलेख होता है कि विद्यार्थी देखकर लिखते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अनुलेख कहते हैं जब विद्यार्थी उसे देखकर लिखते हैं। तो इसके महत्व की बात करें, अनुलेख का महत्व समझेंगे। अक्षर ज्ञान में सुधार आता है। ठीक है, वर्तनी शुद्ध होती है, लिखने की गति बढ़ती है, इससे सही वाक्य रचना का ज्ञान मिलता है। ठीक है, क्लियर? उदाहरण देखते हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखे वाक्यों को कॉपी में उतारना। ठीक है, जब आप लिखी हुई चीज़ को देखकर लिखते हैं तो उसमें क्या क्या आता है? अक्षर ज्ञान में सुधार आता है। आप समझ जाते हैं जब देख के लिखते हैं कि ये सर ने ऐसे लिखा है, था हम भी। आप ब्लैक बोर्ड से आप जब उतारते हो तो आप गलती नहीं करते हो। ठीक है, जो गलतियां करते हैं तो उसमें भी आपको सुधार मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका तीसरा श्रुतलेख की भूमिका, यानी कि श्रुतलेख में शिक्षक बोलता है और विद्यार्थी क्या करता है? सुनकर लिखते हैं। ठीक है, जैसे शिक्षक आपको बोलकर बताएगा, आप जैसे कोई कहानी हो गई या कोई पाठ हो गया तो शिक्षक बोलता जाएगा और आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? श्रुतलेख बोलते हैं, यानी सुनकर लिखना। ठीक है, इससे क्या होता है? इसके जो लाभ है, जो महत्व देखेंगे, सुनने और लिखने दोनों कौशल विकसित होते हैं। इससे क्या होता है? सुनने और लिखने के दोनों कौशल विकसित होते हैं। वर्तनी की गलतियाँ क्या होती हैं? कम होती हैं। ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है। भाषा कैसी होती है? शुद्ध होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, शिक्षक शब्द बोलकर बच्चों से लिखवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, मार्गदर्शक सिद्धांतों का वर्णन करना है भाषा की पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, भाषा की पाठ्य पुस्तक बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का ध्यान रखना आवश्यक होता है ताकि पुस्तक उपयोगी और प्रभावी बन सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो मार्गदर्शक सिद्धांत है उसमें से उद्देश्य परकता। ठीक है, पहला सिद्धांत हो जाएगा आपका उद्देश्य परकता, यानी पुस्तक शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, पुस्तक कैसी होनी चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को क्या पूरा करने वाली होनी चाहिए। और दूसरा आपकी सरल एवं स्पष्ट भाषा, यानी भाषा विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार सरल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ऐसे नहीं कि आप कक्षा 1 के विद्यार्थी को 10वीं क्लास दे रहे हैं हार्ड लैंग्वेज, तो कक्षा 1 का विद्यार्थी कैसे पढ़ेगा। ठीक है, तो विद्यार्थी के स्तर के अनुसार ही सरल होनी चाहिए भाषा। ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा क्रमबद्धता, यानी कि विषयों को सरल से कठिन क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बच्चे इंटरेस्ट ले सकें। यानी शुरुआत में सरल चीज़ें पढ़ाओगे तो बच्चों का मन भी लगेगा। अगर शुरुआत में आपने कठिन चीज़ें दे दी तो बच्चे नहीं, उनका मन नहीं लगेगा, वो नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, यानी धीरे धीरे आप हार्ड लेवल ले चलते हैं, यानी कि उनका क्रम सरल तरीके से, यानी बच्चे पहले सरल चीज़ देखें, उसके बाद थोड़ी हार्ड ले जाएंगे आप, तो बच्चे उसे धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगेंगे तो वो जल्दी पूरी सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे। ठीक है, रुचिकर सामग्री होनी चाहिए, जैसे कहानी, कविता, चित्र और गतिविधियाँ आकर्षक होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप, भाषा कौशल विकास, इसमें पठन, लेखन, श्रवण और वाचन चारों कौशलों का विकास होना चाहिए। सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्य, पुस्तक में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का क्या होना चाहिए? समावेश होना चाहिए। ठीक है, सातवां आपका अभ्यास कार्य, यानी कि प्रत्येक पाठ के बाद प्रश्न और गतिविधियां होनी चाहिए ताकि बच्चों ने जो पाठ पढ़ा है उसको अभ्यास कर सके। यहाँ कि उन्हें कुछ आ रहा है पाठ से या नहीं आ रहा है तो पीछे क्या होना चाहिए? प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, चित्रों का उचित प्रयोग होना चाहिए, यानी चित्र पाठ को सरल और रोचक बनाते हैं ताकि बच्चे उसे जल्दी समझ सकें चित्र की सहायता से। नेक्स्ट इसी का उदाहरण देखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं की हिंदी पुस्तक में रंगीन चित्र और सरल कहानियाँ दी जाती हैं ताकि बच्चे उसे जल्दी आसानी से समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भाषा प्रयोगशाला क्या होती है? भाषा प्रयोगशाला क्या होती है? इसके विभिन्न प्रकारों और कार्य प्रणाली का क्या करना है? वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए भाषा प्रयोगशाला का अर्थ जानेंगे। सबसे पहले तो भाषा सीखने और सिखाने के लिए बनाई गई विशेष व्यवस्था को भाषा प्रयोगशाला कहते हैं। भाषा सीखने और सिखाने के लिए
बनाई गई विशेष व्यवस्था को क्या कहते हैं, भाषा प्रयोगशाला कहते हैं। इसमें आधुनिक उपकरणों की सहायता से सुनने, बोलने, पढ़ने और उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी भाषा प्रयोगशाला हो जाएगी। अब इसके प्रकार देखें, ऑडियो लैब यानी कि श्रव्य प्रयोगशाला। इसमें क्या होता है, इसमें केवल ध्वनि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं रेडियो, टेप रिकॉर्डर, हेडफोन आदि। ठीक है, दूसरी आपकी हो जाएगी श्रव्य दृश्य प्रयोगशाला यानी कि ऑडियो विजुअल लैब, यानी कि आप इसमें ध्वनि भी और दृश्य भी दोनों देखने को मिलेंगे, यानी कि इसमें ध्वनि और चित्र दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे टीवी में आपको दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं, एक तो आप आंखों से देख सकते हैं उसे, चित्र भी दिखाई देते हैं और आपको ध्वनि भी सुनाई देती है। ठीक है, तो टीवी, प्रोजेक्टर, वीडियो सामग्री आदि हो जाएगी इसमें। और तीसरा आपका हो जाएगा कंप्यूटर आधारित भाषा प्रयोगशाला। ठीक है, यानी कि इसमें कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की सहायता से भाषा सिखाई जाती है, डिजिटल भाषा सीखने वाले प्रोग्राम। ठीक है, अब आप देख सकते हैं भाषा प्रयोगशाला की कार्य प्रणाली, यानी कि शिक्षक विद्यार्थियों को ऑडियो या वीडियो सामग्री क्या कहता है, सुनाता है। विद्यार्थी हेडफोन द्वारा ध्यानपूर्वक सुनते हैं, विद्यार्थी उच्चारण का अभ्यास करते हैं और शिक्षक उनकी त्रुटियों को सुधारता है। पुनरावृत्ति द्वारा भाषा कौशल विकसित किए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये पॉइंट ध्यान रखें, ये यहाँ पे 5 पॉइंट लिखाए गए हैं कार्य प्रणाली के। ठीक है, भाषा प्रयोगशाला की कार्य प्रणाली। अब भाषा प्रयोगशाला का महत्व भी देखें कुछ पॉइंट के माध्यम से, जहाँ पे महत्व भी देखें आप। उच्चारण शुद्ध होता है इसका, ये महत्व। एक तो सुनने और बोलने का कौशल विकसित होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, भाषा सीखना कैसा होता है, रोचक बनता है। ठीक है, और आधुनिक तकनीक से शिक्षा प्रभावी होती है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, आपको ये भी लिखना है। तो ये क्वेश्चन है भाई, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, 2 नंबर में पहले भी ये पूछा गया है। ठीक है, 2 नंबर का पूछा जाता है, तो आपको लिखना है कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। तो इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे, जब विद्यार्थी की सीखने में आने वाली कठिनाइयाँ और कमजोरियाँ को दूर करने के लिए विशेष शिक्षण दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। एक बार और इसे अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, जब विद्यार्थी की सीखने में आने वाली कठिनाई, जब विद्यार्थी सीखता है तो उसमें जो कठिनाइयाँ, कमजोरियाँ, जो समस्या आती हैं, तो उसी को दूर करने के लिए जो विशेष शिक्षण दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। इसका जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधार कर उन्हें सही ढंग से सीखने योग्य बनाना। ठीक है, ये उद्देश्य होता है किसका, उपचारात्मक शिक्षण का। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि कोई विद्यार्थी बार बार बर्तनी गलती करता है तो उसे शिक्षक उसे अतिरिक्त अभ्यास कराता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा कह रहा है कहानी की कोई 2 परिभाषाएं लिखिए। बताइए, कहानी की 2 परिभाषाएं भी पूछ लेता है एग्जाम में, 2 नंबर या 3 नंबर के प्रश्न में। ठीक है, तो पहली परिभाषा देखेंगे कहानी की, कहानी वह गद्य रचना है। कहानी एक गद्य रचना होती है। क्लियर, यहाँ पे समझेंगे, कहानी वह गद्य रचना है जिसमें किसी घटना या जीवन की परिस्थिति का रोचक वर्णन होता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे यहाँ पे, कहानी कल्पना या वास्तविक घटनाओं पर आधारित ऐसी रचनाएं जो पाठकों का मनोरंजन और शिक्षा देना दोनों करती है। ठीक है, पाठकों का क्या करती है, मनोरंजन करती है और शिक्षा भी देती है। ठीक है, कहानियों से शिक्षा भी मिलती है। तो यहाँ देख सकते हो उदाहरण, पंचतंत्र की कहानियाँ मनोरंजन के साथ शिक्षा भी देती हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं, कहानियों से हमें मनोरंजन भी मिलता है, खुशी भी मिलती है उन्हें जब पढ़ते हैं, और उनसे शिक्षा भी मिलती है, कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यात्रा वर्णन के विभिन्न सोपानों का लाभ लिखिए। यात्रा वर्णन के विभिन्न सोपानों के बारे में आपको लिखना है, लाभ लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें यात्रा के बारे में, यात्रा वर्णन में यात्रा के अनुभवों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके विभिन्न सोपानों के जो लाभ है वो निम्नलिखित दिए गए नीचे।
सबसे पहला जो लाभ है वो अवलोकन शक्ति का विकास। इससे क्या होता है, अवलोकन शक्ति का विकास होता है। विद्यार्थी आसपास की वस्तुओं और स्थानों को ध्यान से देखना सीखते हैं। ठीक है, यात्रा करने जाते हैं व्यक्ति तो बच्चे हर चीज़ों को देखते हैं, तो इससे क्या होता है, उनका अवलोकन शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। दूसरा आप देख सकते हैं भाषा कौशल का विकास होता है, यानी लेखन और अभिव्यक्ति क्षमता में क्या आता है, सुधार आता है। तीसरा देखें इसमें आप ज्ञान में वृद्धि होती है। तीसरा लाभ है नई जगहों, संस्कृति और लोगों की जानकारी मिलती है। कल्पना शक्ति का विकास होता है, यानी विद्यार्थी अपने अनुभवों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना सीख जाते हैं। ठीक है, सीखते हैं। और पांचवा आपका हो जाएगा आत्मविश्वास में वृद्धि, यानी अपने अनुभव साझा करने से आत्मविश्वास क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, किसी ऐतिहासिक स्थान की यात्रा का वर्णन लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इकाई योजना की विशेषताएं लिखिए। इकाई योजना की विशेषताएं लिखिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने बंटी क्लासेस के नोट्स नहीं लिए तो आप नोट्स ले सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज करके नंबर नोट कर लें। जो भी स्टूडेंट नोट्स लेना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं, तो 72 40 28 72 81। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेज कर लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आप नोट्स परचेज कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, आप उन्हें अच्छे से पढ़ पाएंगे, कम समय में अच्छे से पढ़ लोगे आप नोट्स। ठीक है, आप बुक्स वगैरह नहीं पढ़ पाओगे तो नोट्स ले लो। लास्ट मौका है भाई, अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में क्या पता मेरिट आधार पे आप भी टीचर बनने लगे तो उसमें काम आएगी आपकी परसेंटेज। ठीक है, मौका है तो पढ़ लो, नहीं तो भाई जिनके पास मौका नहीं है, काफ़ी बच्चे गरीब होते हैं वो नहीं पढ़ पाते। आपके पास मौका है, आपकी फैमिली सपोर्टिंग है तो आप पढ़ सकते हैं, तो अच्छा ही पढ़ो, नाम के लिए मत पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इकाई योजना की जो मुख्य विशेषताएं जो निम्नलिखित हैं, इकाई योजना की बात हो रही थी विशेषताओं की, तो इकाई योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं, ये उद्देश्य आधारित होती है। ठीक है, इकाई योजना कैसी होती है, उद्देश्य आधारित होती है। विषय वस्तु क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत की जाती है। इसमें विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है। इकाई योजना के बारे में आपको मैं समझा दूं। इकाई योजना, यहाँ पे हम विशेषताओं की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इकाई योजना यानी किसी पाठ को पढ़ाने से पहले जो तैयार की जाती है कि हमें आज इतना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इकाई योजना में आती हैं। और यहाँ पे देखते हैं शिक्षण को सरल और प्रभावी बनाती है इकाई योजना। इसमें गतिविधियों और अभ्यास का समावेश होता है, मूल्यांकन की व्यवस्था होती है, समयबद्ध योजना होती है। ठीक है, समय के अनुसार कि मुझे 30 मिनट में ये पढ़ाना है तो यही पढ़ाना है। ठीक है, विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकता का क्या होता है, ध्यान रखा जाता है इसमें। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं जैसे कि पर्यावरण संरक्षण विषय को छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक लेखन क्या है। मौलिक लेखन क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए। ठीक है, मौलिक लेखन की महत्वपूर्ण बिंदु लिखने हैं। तो मौलिक लेखन का अर्थ जानेंगे। सबसे पहले तो जब विद्यार्थी अपने विचारों और अनुभवों को स्वयं की भाषा में लिखता है तो उसे मौलिक लेखन कहते हैं। ठीक है, जब विद्यार्थी अपने विचारों, जैसे आप विद्यार्थी तो आपके मन में जितने भी विचार हैं आप और आपके जो अनुभव हैं स्वयं की भाषा में आप लिखते हैं अपनी डायरी में, तो उसे क्या कहते हैं, मौलिक लेखन कहते हैं। ठीक है, मौलिक लेखन। चलिए मौलिक लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे देखेंगे। इसमें विचारों की स्वतंत्रता व्यक्त होती है, यानी कि आपके विचार है भाई, आपकी स्वतंत्रता, अपने अकॉर्डिंग आप कैसे भी लिख सकते हैं। भाषा और शब्द भंडार का विकास होता है, रचनात्मकता में वृद्धि, कल्पना शक्ति का विकास, आत्मविश्वास में वृद्धि। ठीक है, और भी पॉइंट देखें यहाँ पे, सही व्याकरण और वाक्य निर्माण का अभ्यास, मेरा प्रिय मित्र विषय पर अपने विचारों से निबंध लिखना। ठीक है, आप अपने मित्र के ऊपर लिख सकते हैं अपने विचारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साहित्य की कोई एक परिभाषा एवं साहित्य के मुख्य लक्षण लिखिए। साहित्य की आपको एक परिभाषा लिखनी है और साहित्य के मुख्य लक्षण भी आपको बताने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं साहित्य की परिभाषा क्या होती है। साहित्य मानव जीवन के विचारों, भावनाओं और अनुभवों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। साहित्य क्या है, साहित्य मानव जीवन के विचारों, भावनाओं और अनुभवों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, और साहित्य के जो मुख्य लक्षण है वो यहाँ पे लिखे गए हैं।
तो साहित्य के जो मुख्य लक्षण देखेंगे, भाव प्रधानता, भाषा की सुंदरता, कल्पना शक्ति का प्रयोग, मनोरंजन और शिक्षा दोनों प्रदान करना, और समाज और संस्कृति का चित्रण, नैतिक मूल्यों का विकास। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़ने का अर्थ, प्रकार एवं पढ़ना। पढ़ने का अर्थ बताना है आपको, प्रकार बताने, और पढ़ना कौशल के विकास की विधियां समझानी है आपको। ठीक है, तो पढ़ने का अर्थ देखें, सबसे पहले लिखित शब्दों को देखकर उनके अर्थ को समझने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पढ़ना कहते हैं। जैसे अभी हम कर रहे हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसे हम देख रहे हैं और उसका अर्थ समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यही पढ़ना कहलाता है। पढ़ने के प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं। सहस्वर वाचन, यानी कि ऊंची आवाज़ में पढ़ना, बहुत तेज़ से पढ़ोगे तो वो सहस्वर वाचन होगा, यानी कच्चा में कविता पढ़ना। मौन वाचन, यानी बिना आवाज़ के पढ़ना। पुस्तक को मन ही मन में पढ़ना, जैसे एग्जाम टाइम पे पढ़ते हैं। गहन वाचन, यानी अर्थ को ध्यानपूर्वक समझ कर पढ़ना, जैसे कि एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि नौकरी वाली जॉब करते हैं ना, तो उसमें गहन वाचन किया जाता है। ठीक है, जैसे आप डीएलएड पढ़ रहे हैं, जब आप डीएलएड कंप्लीट हो जाएगी, आप जब जॉब की तैयारी करोगे 1 से 5वीं तक के टीचर के लिए, तो उसके लिए आपको अर्थ को ध्यानपूर्वक समझ कर ही पढ़ना होगा, गहन वाचन ही करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका सरसरी वाचन, यानी मुख्य जानकारी प्राप्त करने के लिए जल्दी पढ़ना। ठीक है, ये पेपर के कुछ समय पहले किया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे पढ़ना कौशल के विकास की विधियाँ। ठीक है, पढ़ना कौशल के विकास की विधियाँ, यहाँ पे कौन कौन सी विधियाँ आप देखेंगे। सबसे पहले आदर्श वाचन कराना, कहानी और कविता पढ़ाना, चित्र पुस्तकों का प्रयोग करना, पुस्तकालय का उपयोग करना, नियमित अभ्यास कराना। ठीक है, और छठा आपका पठन प्रतियोगिताएं आयोजित कराना, शब्द ज्ञान बढ़ाना। शिक्षक कहानी पढ़कर बच्चों से दोहराने को कहते हैं। ठीक है, दोहराने को कहें। और मैं आपको बता दूं, मैं तो आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इम्पोर्टेंट ही करा रहा हूँ, बट मैं थोड़े शॉर्ट में करा रहा हूँ। ठीक है, आपको शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए एग्जाम में लिखना है, अच्छे से अपनी तरफ से जोड़ देना बना के। ठीक है, इन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भाषाई कौशल के विकास की पाठ्य सामग्री का वर्णन कीजिए। भाषाई कौशल के विकास की पाठ्य सामग्री का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं भाषाई कौशल यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पाठ्य सामग्री की जो कौन कौन सी चीज़ें जो उनका प्रयोग किया जाता है, तो प्रमुख पाठ्य सामग्री में पाठ्य पुस्तक आती है। इसमें भाषा सीखने का मुख्य साधन है। ठीक है, भाषा सीखने का मुख्य साधन पाठ्य पुस्तक होती है। फिर उसके बाद आपका आता है चित्र एवं चार्ट, इसमें भाषा को रोचक और स्पष्ट बनाते हैं चित्र और चार्ट। उसके बाद कहानी एवं कविताएं पुस्तकें। ठीक है, कविता पुस्तकें ये कल्पना शक्ति और पठन रुचि को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। उसके बाद आता है आपका शब्दकोश, इसमें शब्दों का अर्थ और वर्तनी सिखाता है। ठीक है, शब्दकोश क्या करता है? शब्दों का अर्थ और वर्तनी सिखाता है। ऑडियो वीडियो सामग्री ये क्या करती है? सुनने और बोलने के कौशल में विकसित करती है। ठीक है, सुनने और बोलने के कौशल को विकसित करती है ऑडियो वीडियो सामग्री। ठीक है, उसके बाद आपका समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं भाषा ज्ञान और सामान्य जानकारी बढ़ाते हैं। ये कार्य पत्रक यानी कि अभ्यास और मूल्यांकन में क्या करते हैं? सहायक करते हैं। ठीक है, सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए चित्र देकर कहानी लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा की विषय वस्तु एवं विषय वस्तु शिक्षण के तरीकों का वर्णन कीजिए। भाषा की विषय वस्तु एवं विषय वस्तु शिक्षण के तरीकों का वर्णन करना है। भाई देख लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में। ठीक है, इनको समझने की ज़रूरत होती है बस। तो भाषा की विषय वस्तु समझें पहले। भाषा की विषय वस्तु में वे सभी तत्व शामिल होते हैं जिनके माध्यम से भाषा का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, भाषा की विषय वस्तु में वे सभी तत्व शामिल होते हैं जिनके माध्यम से भाषा का क्या दिया जाता है? ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, तो प्रमुख विषय वस्तु देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें आएंगे गद्य आएगा आपका, पद्य, व्याकरण, रचना लेखन, शब्द ज्ञान और भाषा कौशल। ठीक है, और इस विषय वस्तु शिक्षण के तरीके यहाँ पे देखेंगे। इनके तरीके होते हैं व्याख्यान विधि यानी शिक्षक समझाकर पढ़ाता है। ठीक है, व्याख्या करके।
उसके बाद प्रश्नोत्तर विधि, इसमें शिक्षक क्या करता है, प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों को सक्रिय बनाया जाता है प्रश्नोत्तर विधि से, ठीक है। कहानी विधि यानी कि कहानी के माध्यम से शिक्षण कराना, ठीक है, पढ़ाना। और आपका चौथा हो जाएगा प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में क्या होता है, चित्र, चार्ट और मॉडल का प्रयोग होता है। गतिविधि विधि में यानी विद्यार्थियों को स्वयं कार्य कराकर सीखना होता है, ठीक है, सिखाना होता है। और चित्र दिखाई, कहानी लिखावट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाठ्य पुस्तक को परिभाषित कीजिए। पाठ्य पुस्तक की आपको परिभाषा लिखनी है, उसको परिभाषित करना है। तो आप इसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अच्छे से आप समझेंगे भाई, अपने शब्दों का भी प्रयोग करें। एग्जाम में अपनी तरफ से जितना बना सकते हो, जितना लिख सकते हो उतना लिख के आना है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें किसी विषय की निर्धारित पाठ्य सामग्री क्रमबद्ध रूप में दी जाती है और जिसका उपयोग शिक्षण एवं अध्ययन के लिए किया जाता है, ठीक है। क्लियर। विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली हिंदी पुस्तक, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भाषा शिक्षण के कोई 4 उद्देश्य लिखने हैं आपको। भाषा शिक्षण के कोई 4 उद्देश्य लिखने हैं। भाई ये भाषा संबंधित सब्जेक्ट आपकी, तो भाषा रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ठीक है। सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल का विकास करना, शुद्ध एवं प्रभावी भाषा का ज्ञान देना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ठीक है। तो ये 4 इसके क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे। कहानी और कविता के माध्यम से भाषा सिखाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रारंभिक भाषाई कौशलों का उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक भाषाई कौशलों का उल्लेख करना है, तो प्रारंभिक भाषाई कौशल निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आपका सुनना हो जाएगा, बोलना हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा और लिखना कौशल हो जाएगा। ये 4 कौशल हैं आपके, ये चारों भाषा सीखने के मूल कौशल होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। उदाहरण के तौर पर बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ना और लिखना सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भाषा शिक्षण की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो चलिए वर्णन करते हैं। तो भाषा शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने वाली गतिविधियों का पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। भाषा शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने वाली जो गतिविधियां होती हैं उनको क्या कहते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं। तो कौन कौन सी यहाँ पे देखें, प्रमुख पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ठीक है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं यहाँ पे देखेंगे। वाद विवाद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता यानी बोलने की क्षमता विकसित होती है इसमें, ठीक है। वाद विवाद में क्या होता है, बोलने की क्षमता कैसी होती है, विकसित होती है। दूसरी आपकी हो जाएगी कविता पाठ, यानी कि उच्चारण और आत्मविश्वास बढ़ता है कविता पाठ से, ठीक है। तीसरा आपका भाषण प्रतियोगिता यानी विचार व्यक्त करने की क्षमता बढ़ती है। नाटक एवं अभिनय यानी भाषा और अभिव्यक्ति में सुधार होता है, ठीक है। पांचवा आपका हो जाएगा कहानी लेखन यानी कि कल्पना शक्ति का विकास होता है। निबंध लेखन यानी लेखन कौशल विकसित होता है इससे, निबंध लेखन से। और आपका जो सातवां हो जाएगा आपका पुस्तकालय गतिविधियाँ। सातवां हो जाएगा आपका पुस्तकालय गतिविधियाँ यानी कि पठन रुचि बढ़ती है, इससे क्या होती है, पठन रुचि बढ़ती है। और आठवां आपका हो जाएगा कवि सम्मेलन, इसमें क्या होता है, साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये आपकी नेक्स्ट क्लास, अब इसका महत्व देखते हैं। अब इसका महत्व देखें। भाषा कौशल का विकास होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, रचनात्मकता विकसित होती है, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ती है इसमें, ठीक है। और उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं विद्यालय में कविता प्रतियोगिता आयोजित कराना, ठीक है। तो आपको इन पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपका भाषा शिक्षण की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्णन किया है हमने, ठीक है। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट क्लास थी 804 पेपर की। तो नोट्स परचेस कर लो। नोट्स के लिए आप नंबर नोट करेंगे 72 40 28 72 81, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे और नोट्स ले लेंगे और नोट्स को आराम से पढ़ेंगे, कम समय में आप पढ़ लेंगे नोट्स को। टेलीग्राम इंस्टाग्राम जरूर फॉलो कर लेना, सबसे पहले अपडेट्स वहीं मिलती है,
जो कोई भी वीडियो डालते हैं, कभी भी डालें, कभी भी लाइव आएंगे तो सबसे पहले टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं कि इतने बजे आपकी क्लास चालू होगी। तो आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम जरूर चालू कर लें, फॉलो कर लें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें इस क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी नहीं किया है तो एक कमेंट कर दें प्यारी सी, ठीक है, अच्छी सी कमेंट कर देना, शेयर कर दो सभी जगह। तो मिलते अगली नई नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।